अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज जुम्मा है, बहुत ही पाक और बाबरकत दिन है। आज आपने नमाज पढ़नी है, दुआएं करनी है, हमें अपनी दुआओं में याद रखना है, उन लोगों को भी रखना है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात में है, जंग की हालत में है, जिनका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। बिल्कुल ऐसी है गजल, आपने ठीक कहा। जुमा मुबारक आप सबको। और आगे बढ़ते हुए अच्छी खबर, इससे पहले कि गजल मुझसे पूछे, आप सबको पता है आज की सबसे अच्छी खबर क्या है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज हरा दी है। पहले मैच पे आपने देखा होगा साइम अयूब की ब्रिलियंस थी, साइम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस मैच में अगर पूरी टीम की बात की जाए, पूरी टीम हमें गजल परफॉर्म करते हुए नजर आई। सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक फेल हुए, लेकिन साइम की जानिब से रन आए। फिर बाबर रिजवान, दोनों फेल हो रहे थे, बहुत लंबे अरसे से फेल हो रहे थे, लेकिन बाबर रिजवान की जानिब से भी हमें रन्स देखने को मिले। एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। 75 रन बाबर ने बनाए, 80-82 रन रिजवान ने बनाए। उसके बाद बैक एंड पे सलमान अली आगा ने स्पीडी रन्स बनाए और फिर कामरान गुलाम, व्हाट अ वे ही फिनिश द इनिंग्स, मतलब आउटस्टैंडिंग। मतलब उनको आपने उनके नंबर पे नहीं खिलाया, लेकिन उन्होंने छठे नंबर पे भी आके बता दिया कि अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इज्जत देंगे तो वो इस तरह परफॉर्म करेंगे। मतलब कल हारिस रऊफ भी आते थे, पहली बॉल पे छक्का लगा रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी बने हुए थे। 330 रन आपने वहां पे बनाए और उसके बाद कमाल बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने, नसीम शाह ने। लेकिन जो कमबैक हुआ पाकिस्तान का वो मिडिल ओवर्स में हुआ। अबरार को यहाँ पे उनकी तारीफ करनी होगी। अबरार की जानिब से बहुत ही सुपर बॉलिंग करवाई गई, नसीम की जानिब से बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई गई। और एक हौसला अफजा खबर यह है कि शाहीन शाह अफरीदी, जो कि मास्टर समझे जाते थे पहले ओवर में विकेट लेने के, पहले 2-3 ओवर्स में वो विकेट लेते थे। पहले स्पेल में वो बहुत अच्छे होते थे, दूसरे स्पेल में वो अच्छे नहीं होते थे। अब उनको ये आर्ट भी आना स्टार्ट हो चुका है कि किस तरह से दूसरे स्पेल में भी विकेट लेते हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली गई। एक टीम जेली नजर आ रही है। और जो मैच के विनर करार पाए वो तो पाकिस्तान करार पाया, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया है कामरान गुलाम ने, जिन्होंने बहुत ही फायरी इनिंग्स खेली। और कामरान गुलाम के जो छक्के थे, क्योंकि आपको इतना मैच का शौक नहीं, आप अपने वालिद साहब से पूछेगा, आंटी से पूछेगा कि वो छक्के, मुझे काफी अरसे बाद लगा कि पाकिस्तान का एक बल्लेबाज कमांडिंग पोजीशन में आगे छक्के लगा रहा है। मतलब दोया है उन्होंने साउथ अफ्रीका को। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे थे ना, बात यहीं पे खत्म होती है कि जब आप टीम वर्क करेंगे तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप जब माइंड और एक स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरते हैं तो वो फिर नजर आता है कि आपके पास मतलब कुछ है करने को और दिखाने को भी। तो आगे बढ़े आप। हमारे पास आज बहुत अच्छी और जबरदस्त स्टोरीज भी हैं, सोशल स्टोरीज, जिनमें सबसे पहली जो स्टोरी है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक तैयार किया गया है। जी हाँ, कराची के इलाके में। और अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर है ये, कराची से है। और कराची की जो इलाका लयारी है वहां से है। वहां पर एक शहरी ने अपनी लगन और मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक तैयार करके ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ये कुरान पाक 41 फीट लंबा और 8.5 फीट चौड़ा है, जिसमें इस्लामी फन के नादिर नमूने और अकीदत की झलकियां भी मौजूद हैं। और इस अजीम कारनामे को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा, मतलब इसकी हाइट है, विड्थ है, जो पाकिस्तान की सकाफत और मजहबी विरसे की एक शानदार मिसाल भी है। बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है, माशाल्लाह। हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें, क्योंकि अल्लाह ने खुद वादा किया है कि अच्छे काम का बदला मैं दूंगा। बिल्कुल ऐसी गजल, इनको हमारी तरफ से भी मुबारक हो और आपने बहुत ही अच्छा काम किया। हम अक्सर इस तरह की खबरें पूरी दुनिया से नोट किया करते थे। किसी ने गोल्डन हरूफ में कुरान लिख दिया, किसी ने किसी और अकीदत का इजहार किया, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा कुरान लियारी में मौजूद है, कराची के इलाके में मौजूद है और वो पाकिस्तानी शहरी ने बनाया। इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है। आपको अल्लाह ताला इसकी जज़ा भी देगा और डेफिनेटली आपको देख के बहुत सारे और लोग भी मुतासिर होंगे और इस नुस्खे को किसी और अंदाज में इससे मोहब्बत करेंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग अचीवमेंट है। हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला रिवॉर्ड्स यू फॉर योर गुड डीड्स, जिस तरह से आपने ये किया है और आगे भी आप इसी तरह के कारनामे बिल्कुल ऐसी है। अच्छा गजल, कल से ना एक खबर में देख रहा हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक डूब गए। अच्छा, हाँ, कहाँ? डॉक्टर जाकिर नाइक डूब गए या नहीं डूबे, इसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त युगांडा में तफरीही मुकामात के दौरे कर रहे हैं। तफरीही लम्हात के दौरान वो दरियाए नील में तैराकी करते हुए नजर आए। तैराकी करने गए थे ना वो डूबे नहीं है, उसमें तैराकी की उन्होंने। लोग मेरी तरह यही समझ रहे होंगे, लेकिन तैराकी भी उन्होंने बहुत ही मुनफरिद अंदाज में की है। अच्छा, वो जो तैराकी थी उससे यही लगता है, वो जब खबर सोशल मीडिया पे आई कि लोगों ने सोचा शायद डॉक्टर साहब गए। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने युगांडा के दौरे के दौरान दरियाए नील में तैराकी की और 165 फीट बुलंद पहाड़ से छलांग लगाकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। 165 फीट बुलंद, कैन यू इमेजिन? 165 फीट बुलंदी से उन्होंने
छलांग लगाई है और उन्होंने ना सिर्फ मजहबी इज्तिमात में शिरकत की बल्कि युगांडा के तफरीही मकामात का भी दौरा किया और उन्होंने युगांडा के दीगर तफरीही मकामात और पार्क्स की सैर सपाटों की वीडियो भी शेयर की जिन्हें उनके मद्दाहों की जानिब से काफ़ी सराहा गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस तरह की खबरें भी दी कि डॉक्टर जाकिर नाइक डूब गए और आपने मुझे खबर हाँ, जब तफसील सुनी गई, तफसील देखी गई तो उन्होंने कहा नहीं, डूबे तो थे, वापस बाहर निकल आए। हाँ, अभी आपको पता है कि रीसेंट पास्ट में ही जो है वो जाकिर नाइक पाकिस्तान भी आए थे, जिनको स्टेट गेस्ट का जो है वो औहदा दिया गया था, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, बहुत से खिताबात भी उनकी जानिब से किए गए थे। तो अब वो तैराकी करते हुए नजर आए तो बहुत ही दिलचस्प ये स्टोरी हमें लग रही थी, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। आगे बढ़ें और आगे भी बहुत ही जबरदस्त और फैंटास्टिक सी हमारे पास न्यूज़ है मस्जिदुल हराम से, जहां पर अच्छी खबरें लेके आ रही हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है, खबरें, इस्लामी खबरें, कुरान की खबरें, मस्जिदुल हराम की खबरें। क्योंकि बात ये है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे की मुनासबत से ही हमारे पास जो है वो सोशल स्टोरीज भी आ रही थी। तो जी क्या हुआ कि मस्जिदुल हराम में टिड्डी का जमजम पीने का खूबसूरत मंजर देखा गया। सिग्रास हुपर हम कहते हैं, अक्सर हमने देखा है कि वो उड़ रहे होते हैं और ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ इसको कहते हैं पीरानी कोड़ी। अच्छा, हाँ, पीरानी कोड़ी, ओके। तो जी मस्जिद में एक रूह परवर लम्हा था जिसपे देखा गया कि एक टिड्डी को जमजम जो है वो एक छोटे से ढकने में वो पानी पी रहा है या पी रही है। ये मंजर ना सिर्फ अल्लाह की मखलूकात के लिए इसलिए घर की मेहमान नवाजी की अलामत है, बल्कि इस बात का भी इजहार है कि अल्लाह का दर हर जानदार के लिए खुला है, नो डाउट। और ये वाकया कुदरत के हसीन मनाजिर भी हैं और इसके साथ साथ जो इंसानी दिलों को रहमत और शफकत की तरफ माइल करता है। बहुत ही खूबसूरत मंजर देखा गया और बहुत ही अट्रैक्टिव सा ये मंजर था, एक ढक्कन के अंदर जमजम का पानी, टिड्डी का पीना। आप देखिए, कैन यू इमेजिन कि कितना खूबसूरत लग रहा होगा। बिल्कुल ऐसी है गजल, आपने जिस तरह कहा। और इस तरह की चीजें जब भी मक्का से आती है, मदीना से आती है, मस्जिद हराम से आए या फिर मस्जिद नबवी से आए, वो दिल को छूती हैं, क्योंकि हमारे जज्बात इस वक्त जुड़े हुए होते हैं उन इलाकों के साथ। और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हुई है और उसकी प्यास भी बुझ गई। लेकिन शायद ये अंदाज़ा ना हो कि उसने आब जमजम से अपनी प्यास बुझाई है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा है कि उसकी प्यास बुझाने में उस पानी का किरदार है जिस पानी को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ढूंढा था। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब इस्लामी स्टोरीज हमारे पास और भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक स्टोरी हमने कहा कि बीच में ऐड भी की जाए। कान की सर्जरी के हवाले से बहुत सारे लोगों को बहरेपन का इलाज नहीं मिलता और जो लोग बहरे होते हैं इलाज है इसका? हाँ, इलाज मतलब है भी, लेकिन बहुत सारे मतलब बहुत सेंसिटिव है कान एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बस लोग मशीन लगा देते हैं, उसका इलाज नहीं करते। जनूबी अफ्रीका के प्रोफेसर की बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका के प्रोफेसर ने इसका इलाज ढूंढा है, जिन्होंने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए कान की कामयाब ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले सर्जन बन गए। ये सर्जरी जो कि प्रिटोरिया के हॉस्पिटल में हुई, उन्होंने एक मरीज़ के सुनने की सलाहियत बहाल करने में वो कामयाब रहे। और ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि कान की हड्डियों के ज़रिए उसको जो नुकसान पहुंचता था उसके बायस उनकी समात नहीं थी, तो उन्होंने 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी कान की हड्डियों का ऑपरेशन किया। और ये एक मेडिकल साइंस में और जो टेक्नोलॉजी का इश्तराक है इसमें एक बहुत आम पेशरफ्त है, जिसने जो बहरेपन का इलाज तो मुतारिफ करवाया, लेकिन जो बहरे लोग थे उनके लिए एक नई आस, नई उम्मीद पैदा हो गई है। ये बात तो मानेंगे कि दुनिया के किसी कोने में भी गजल अगर कोई इलाज आता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो आजकल इतना फास्ट हो चुकी है कि 2 मिनट में, अगर 2-3-4 महीनों में, 2 मिनट की बात तो नहीं है, 2-3-4 महीनों में वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि एक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी आएगी। सच अ ग्राउंड ब्रेकिंग सर्जरी जिस तरह से ये की गई है और जो डीफ जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण है कि अब वो सर्जरी भी करा सकते हैं और अपने कानों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वो अपनी उम्मीदें तोड़ चुके थे कि शायद इसका कोई इलाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो डाउन सिंड्रोम में मुब्तला दुनिया की पहली हाफिज़ कुरान, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ ये मुझे लग रही थी जब मैंने इसको रीड किया तो। और आपको पता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी लगन, अपने अज़ाइम और सच्ची, मतलब जब आपके होना कि आपको पता हो कि मैंने ये काम करना है, इसमें कोई रुकावट आ जाए तब भी करना है, अपनी मुश्किलात को आड़े नहीं आने देना, तो तब आप दुनिया का हर काम जो है वो कर सकते हैं। मुश्किल इंसान के मकासद की तकमील के आड़े नहीं आ सकती, जैसे मैंने आपको कहा। और ये उर्दन की 26 साला रवान डेविक हैं, जिन्होंने डाउन सिंड्रोम जैसे चैलेंजेस के बावजूद मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ करके दुनिया भर में जो है वो मिसाल कायम की है। और रवान डाउन सिंड्रोम जैसी जनियाती बीमारी के साथ पैदा हुई, लेकिन उसके बावजूद वो कुरान पाक का हिफ्ज़ करके उन्होंने दुनिया की पहली डाउन सिंड्रोम में मुब्तला हाफिज़ कुरान बन गई हैं। और रवान की इस कामयाबी ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि कोई भी माजूरी या फिर मुश्किल इंसान के इरादों को शिकस्त नहीं दे सकती,
ये जो बीमारी है ना, इसमें इंसान को खुद भी नहीं पता चलता कि वो किस तरह से उसका माइंड हो गया है, हमेशा से थकावट फील होती है। इवन दैट कि इसका कोई उस तरह से इलाज भी नहीं है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नफ्सियाती, उमूमन ये कह दिया जाता है मरीज को कि आपको नफ्सियाती मसला पैदाइशी है, बीमारी होती है, पैदाइशी बीमारी, और थकावट फील होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, बॉन्स में ना बैठ सकना ना उठ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ और किया। ये डाउन सिंड्रोम की जो बात कर रही है, ये पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस को पाकिस्तान में एज ए स्पेशल पर्सन ही ट्रीट किया जाता है। उनको बिल्कुल अकेले में रख दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनको मेहमानों के सामने नहीं लाया जाता। लेकिन ये जो उर्दन से आपने स्टोरी बताई है, कितनी हौसला अफजा स्टोरी है कि शायद उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उनके दिमाग के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन एक अज़म था, और अज़म किसी भी चीज़ का किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि शायद वो अगर उनको भी उसी तरह छोड़ दिया जाता तो वो इतना बड़ा काम ना कर सकती जिस तरह पाकिस्तान में किया जाता है। लेकिन आप एक जानवर की मिसाल ले लें, उसको भी तो पढ़ाया जाता है ना, उसके शायद वो इतनी अकल नहीं होती, लेकिन यहाँ से हमें सबक मिलता है कि उनके साथ साथ इनके वालिदैन की मेहनत ज़रूर होगी, इनके अजीज़ व अकारिब की मेहनत ज़रूर होगी, इनके असातिज़ा की मेहनत ज़रूर होगी, जिन्होंने इनको इस काम के ऊपर लगाया। और 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद वो कुरान करीम हिफ्ज़ कर चुकी हैं। कुरान करीम नॉर्मल शख्स के लिए हिफ्ज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल अमल होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो कुरान करीम हिफ्ज़ करता है ना, उसके साथ तो 6 से 7 शयातीन आ जाते हैं कि वो हिफ्ज़ ना कर सके, और वो अब नॉर्मल होके या डाउन सिंड्रोम का शिकार होने के बावजूद भी अल्लाह पाक ब्लेस यू विद गाइडेंस, विजडम एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आप मजीद भी ऐसे ही आगे बढ़ती जाए। बिल्कुल ऐसी है। अब आगे बढ़ते हुए आपने कुरान करीम की बात तो सुन ली, लेकिन हमारे पास एक ऐसी अनोखी स्टोरी है जो कि सुन के आप हैरान होंगे। दुनिया में मास्टर डिग्री हासिल करने वालों की एवरेज उम्र की अगर बात कीजिए तो 20 से लेकर 25 साल तक है। कोई 22 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल कर लेता है, कोई 23 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल कर लेता है, और कोई 25 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल कर लेता है। आज मैं बात करूंगा 105 साल खातून की जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है। वर्जीनिया ने 83 साल के तवील अरसे के बाद स्टीफन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री हासिल की है। दूसरी जंग अजीम के दौरान अपनी तालीम को शादी और ख़ानदान के लिए कुर्बान करने वाली वर्जीनिया ने साबित कर दिया कि इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। 105 साल की उम्र में अपनी डिग्री हासिल करने का ये कारनामा दुनिया भर के तलबा के लिए हौसला अफजाई का जरिया बन सकती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें, अगरचे आपको चीन क्यों ना जाना पड़े, तो उसमें कोई कदगन नहीं है, इसकी कोई उम्र कैद नहीं होती। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग जब PhD कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत एजड लोग भी कर रहे होते हैं, तो लोग उनका मजाक भी बनाते हैं कि शायद इतना एज हो गई है, बूढ़ा हो गया, अब क्या करना है। बट इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये एक स्टोरी जो आपके साथ शेयर की गई है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये सोचकर, ये देखकर मायूस हो जाते हैं कि लोग उनके बारे में बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, मैक्सिकन फुटबॉलर के हवाले से है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया है। एक मैक्सिकन फुटबॉलर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार, रहमदिली और हिकमत की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे अजीम इंसान करार दे दिया। और नो डाउट ही इज़ गैर मुस्लिम होने के बावजूद उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर फुटबॉलर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी के लिए मशअल राह करार दिया। गैर मुस्लिम फुटबॉलर का बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर तालीमात की अहमियत, इंसानियत और उनके मिसाली किरदार को उजागर करता है। मतलब नो डाउट इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। चलता फिरता वो एक कुरान पाक है, और इसके साथ साथ अब गैर मुस्लिम्स भी जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल, तो बहुत एक अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये कोई पहली स्टोरी नहीं है। मैक्सिको के फुटबॉलर ने इस तरह किया, बहुत सारे और लोगों ने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की तारीफ की। और अगर आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखें तो आपको वो एक कंप्लीट पैकेज जिस तरह नहीं होता उसी तरह नजर आते हैं। उनको अगर बाप की हैसियत से देखेंगे तो आपको उनकी शफकत नजर आएगी, वो जिस तरह घर के हालात चलाते हैं वो किस तरह चलाते हैं आपको वो नजर आएगा, वो मामलात किस तरह चलाते हैं, वो हुकूमत किस तरह चलाते हैं, वो दूसरों के साथ किस तरह मिलते हैं। उन्होंने दुनिया की हर चीज के हवाले से हमें अपनी लाइफ से एग्जाम्पल दी है। जो चीजें अभी प्रूव हो रही हैं वो बहुत पहले हमें कुरान पाक में बता दी गई थी, समझा दी गई थी, लेकिन अब साइंस जिस तरह से उनको प्रूव कर रही है तो पहले से हमारे पास ये मौजूद थी, पढ़ते समझते इन चीजों को। तो बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की दिफाई प्रोग्राम को दरपेश चैलेंजेस मजीद संगीन हो गए हैं,
क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन पाबंदियों का निशाना नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और 3 दीगर पाकिस्तानी कंपनियां हैं, जिन पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से मुतालिक सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया है। जबकि पाकिस्तान ने इन इकदामात को अफसोसनाक और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया है। अब ये जो एंटिटीज के ऊपर जो इम्पोज की गई हैं सैंक्शंस, इसके हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे, ये आज हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, थैंक यू सो मच। हो जाने का अमेरिका से एक नई पाबंदियों का सामना, इस तरह की पाबंदियां वो माजी में भी लगाते रहे हैं और पाकिस्तान ने शायद उसकी उस वक्त भी मजम्मत की, लेकिन काम हमारा जारी रहा। लेकिन अगर पड़ोस की बात कीजिए तो वो तो रशिया के साथ मिलकर भी खुद भी इसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, उन पे पाबंदियां नहीं लगाई जा रही, लेकिन पाकिस्तान पे पाबंदियां लग रही हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है सर? देखिए, बात ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक यूनिलेटरल तरीके से आप एक मुल्क के खिलाफ पाबंदियां लगा दें, और जो कि मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक बैलेंस इस रीजन के अंदर इंडिया को, आपको पता है कि किस तरीके से वो अपना मिसाइल प्रोग्राम और पूरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बढ़ाता जा रहा है, और उसके साथ उनका ना तो कमांड एंड कंट्रोल ठीक है, ना सिक्योरिटी ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो श्रीलंका में कभी पकड़ा जाता है, कभी नेपाल में बेचते हुए पकड़े जाते हैं। उसके बाद आपके सामने इन्होंने एक ब्राह्मण मिसाइल फायर कर दिया, क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में मुरीदके में आके गिरा था, वो शुक्र है एक्सप्लोड नहीं हुआ, कितना बड़ा नुकसान कर देता। ये इनकी सिक्योरिटी के हालात हैं। अमेरिका ने इनके ऊपर कभी बात नहीं की है। तो ये जो दौरा में आ रहा है ना, इट इज हार्मफुल फॉर द ओवरऑल वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, और इससे अननेसेसरी आपके जो बारे में दोगलापन है वो साफ नजर आता है। पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल दुनिया में लेटेस्ट मॉडर्न है, और इसको अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी एक्सेप्ट करता है। नंबर 2, आज तक कभी लीकेज नहीं हुई है। हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम है, हमारे साइंटिस्ट इसमें सारा काम करते हैं, एंड दे आर ऑल प्रोफेशनल, और पूरी कौम को उनके ऊपर फख्र है। इसलिए इससे पहले भी आपके ऊपर पाबंदियां लगी हैं, 98 में भी लगी हैं, उससे जब हमने धमाके किए उससे पहले भी लगी हैं, बाद में भी लगी हैं। पाकिस्तान सस्टेन करता रहे और सस्टेन करता रहेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम किसी हालत में इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एंड वी कंसिडर कि ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। तो इनको उसके बाद आप कम से कम ये तो देखें कि आपने ये एक यूनिट क्यों लगा रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसी आज तक कोई ऑफेंसिव एटीट्यूड किया है या किसी को थ्रेट किया है? द ओनली प्रॉब्लम इज कि इंडिया एंड इजराइल एक वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, और इजराइल को हमेशा पाकिस्तान से रहता है, और ये खटकता है कि एक न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क क्यों है, ये टोटल। और इंडियंस चाहते हैं इस रीजन में अपना हेजमोनिक डिजाइंस, और दे कंसिडर के पाकिस्तान इज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। पाकिस्तान को हम अपने ज़ेर साया कर लें, और वो यही है कि न्यूक्लियर इनके एसेट्स ख़त्म हो, और फिर ये अपनी मर्जी के फैसले करें। यकीन करें, पाकिस्तान क्यों महफूज है फेडरेशन, मुसल्लह अफवाज बहुत बैटल हार्डन एंड ट्रेंड है। इराक को देख लें, लिबिया देखें, अभी हालिया आपने सीरिया में देखा होगा कि वहाँ की फ़ौज कमज़ोर थी, किस तरीके से अमेरिकन ने और इजरायलीज ने वहाँ के कब्ज़ा किया है, गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया, बफर जोन ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने जाके ऐसी जगह बैठ के हैं कि जहाँ से ईरान हिजबुल्लाह को, हमास को किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो आप अपने एक पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल एसेट है, और इनको हम किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आई थिंक अमेरिका को चाहिए कि इस पॉलिसी को रिवाइज करें, और सेकेंड, हमें भी अपने जॉइंट सेशन में सेनेट चेयरमैन में ये असेंबली में ला के एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए इसके खिलाफ, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस करें इसको बैठ के, जहाँ मुसल्लह अफवाज के चीफ आर्मी स्टाफ्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर प्रोविंस के होते हैं, और बाकी काफ़ी लोग होते हैं। एक फैसला करें और क्लियर अमेरिका को मैसेज देना चाहिए कि हमें बहुत अफसोस है कि आपने यूनिलेटरल ये सैंक्शन लगाई हैं विदाउट एनी रीजन। इससे पहले भी करते रहे हैं, और सिर्फ वो मफरूज़ों पे होता है, कोई फैक्ट्स पे करनी होते हैं। तो आई थिंक दिस टाइम एज अ नेशन वी शुड स्टैंड टुगेदर, और दुनिया
कि इस मामले के बाद पूरी कौम इकट्ठी है, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक। हारिस साहब, जिस तरह से आपने बात की बहुत अच्छी कि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो इंटरनेशनली मयार के मुताबिक जो है फुल प्रूफ भी है और फिर लॉज की पासदारी भी करता है, नो डाउट। लेकिन हाउ डू यू सी कि जिस तरह से अब ये इन्होंने पाबंदियां तो लगा दी हैं, एक तो नाइंसाफी है सरासर, दूसरा ये कि अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? देखिए, इम्पैक्ट कुछ ऐसे नहीं है क्योंकि हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम है, वी डोंट रिलाई ऑन एनीथिंग एल्स। मिसाइल्स के कभी छोटे मोटे अगर पार्ट सही होते हैं वो और मैनेज हो जाते हैं, पहले भी हो रहे हैं, पहले से होते रहे हैं। 98 में भी पाबंदियां लगा दी नहीं, व्हाट हैव दे डन इट? आई मीन दे वांट कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बन जाए, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे, पाकिस्तान को अपने अपने कंट्रोल में कर ले। दिस इज व्हाट दे वांटेड। इजराइल को फिक्र है कि पाकिस्तान ये इस्लामिक मुल्क है और इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी वो हमारी रेंज में है, दैट इज द रीजन। बट हमने कभी ऑफेंसिव रखा ही नहीं। हमारा मिनिमम डिटरेंस है ये अगेंस्ट ऑल अग्रेसर्स लाइक इंडिया, जो हर वक्त तैयार बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। ये बात है, इसके लिए आई थिंक। और सेकेंड, उनको प्रॉब्लम पर सबसे बड़ी है कि चाइना के हम नज़दीक हैं, उसके बाद हम अपना गवादर पोर्ट बनाना चाहते हैं, सीपैक बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक तरक्की करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। वो क्लियरली कहते हैं आप गवादर पोर्ट मत बनाएं, आप चाइना से दूर हो जाएं और कश्मीर में इंडिया का कब्जा कब एक्सेप्ट कर लें। कैन वी डू इट? तो ये अनरिजनेबल बातें हैं। अब और फिर देखें, अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर चेंज हो रही है, एग्जैक्टली। कोई चेंज हो जाएंगे। तो व्हाई शुड यू डू इट नाउ? लेट द ट्रम्प गवर्नमेंट कम एंड डू इट, अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना चाहते हैं। इससे देखेंगे कितने सख्त वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करें, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप कर दे, विच इज नेवर पॉसिबल। हमारा बच्चा हमारी फौज का एक सिपाही, पूरी फौज, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज की इजाजत नहीं कर सकते। अच्छा बरगेज साहब, अगर खित्ते की पूरे की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जाए तो मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, लेबनान को लेके, सीरिया है, फिर फ़लस्तीन के हालात आपके सामने। तो एक रेजिस्टेंस अगर आप देख सकते थे, जो कहीं ना कहीं पे डर था इसराइल को, वो पाकिस्तान का ही है। रेजिस्टेंस तो यहाँ से नहीं आई उस तरह से, लेकिन डर तो ज़रूर है कि हमारे पास वो तमाम तर पावर्स हैं कि हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो क्या ये जो अभी 15 दिन उनकी गवर्नमेंट को रह चुके हैं, ये एक फैसला हमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से देखने को मिला, तो ये उन चीज़ों को भी सामने रख के ये फैसला दिया गया? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, अगर इतनी जल्दबाजी में किया गया है, ना आपने हमें इन्फॉर्म किया, ना हमारे से कोई जवाब पूछा कि हम बताएं, आपको रीजनिंग दें, आप हम डिटेल बताएं कि क्या हमने कहीं ऐसी चीज़ है जो हमने बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की हो या उनको इन्फॉर्म ना किया हो। पाकिस्तान डिक्लेयर न्यूक्लियर स्टेट है, तो हम जाहिर है कि हर एक अपनी अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखते हुए, मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए, यू वांट टू इम्प्रूव, आप मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। इंडिया को फिक्र है कि इंडिया का एक इंच हमारी रेंज के अंदर है, इसराइल का काफ़ी एरिया हमारी रेंज के, बट वी हैव नो अग्रेसिव डिजाइंस। हमने तो कहा हमारा मिनिमम डिफेंस, हमारा जो डिटरेंस है कि हमें कोई तंग न करे। उनको पता हो कि पाकिस्तान के पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, हम एयर से भी कर सकते हैं, नेवी से भी कर सकते हैं और बर्री भी कर सकते हैं। ये तकलीफ है उनको, एंड दे वांट कि ये किसी तरीके से मदद करे। सो इसके लिए पूरी कौम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आई फील कि एक जॉइंट स्टेटमेंट देनी चाहिए इस पर। कोई, इट्स अ नेशनल इशू, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, या किसी पार्टी का नहीं है या किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। इसलिए लेट्स स्टैंड यूनाइटेड ऑन दिस। अच्छा हारिस साहब, इससे पहले आपने सी पैक के हवाले से भी बात की थी, तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ भी रही हैं पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उस रिलेटेड माजी में भी, जो कुर्बतें भी बढ़ती रही हैं। लेकिन हालांकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हमेशा अमन, सलामती और इस्तेहकाम पर ही मबनी रहे हैं। देखें, सी पैक जो है ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक गेम चेंजर है। एग्जैक्टली। आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी फौज बहुत बैटल हार्डन्ड है, आपकी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर सी पैक बना लेते हैं तो आप अपने इकोनॉमिक तरक्की करते हैं, अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। ये वो नहीं करें। दे वांट कि हमारा मुल्क IMF वर्ल्ड बैंक के चक्कर में फंसा रहे, उनकी मर्जी के फैसले करता रहे और उनकी ट्यून के ऊपर नाचता रहे। दिस इज व्हाट दे वांटेड। वी मस्ट अंडरस्टैंड, और इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी कि ये क्यों चाइनीज को मारा जाता है, क्यों बलूचिस्तान में BLF, BNA मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रही है ये इंडियन रॉ, ताकि वहाँ पर बदअमनी रहे, वहाँ पर मारते रहें और वो उनको वो किसी हालत में ऐसे हालात ना हो कि सी पैक बन जाए। सी पैक बनेगा तो अफ्रीका
और मिडिल ईस्ट की पूरी मार्केट आपके पास पड़ी हुई है। इतनी आपको पूरा सेंट्रल एशिया, उसके बाद अफगानिस्तान अगर ट्रेवल सम ना हो, पीसफुल हो जाए, तो देखें सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और दुनिया की मार्केट रशिया और सेंट्रल एशिया पे मिल जाती है। चाइना 8 दिन में काशगर से वहाँ गवादर पहुंच जाता है। अगर साउथ चाइना से शिप में जाता है तो 90 दिन लगते हैं उसको। सोचें कितना इकोनॉमिक फायदा पैदा होगा। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो जाएगा। नहीं चाहते वो पाकिस्तान तरक्की करे। इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार है। एक पॉलिटिकल पार्टी जब पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर है, उनसे उनके थ्रू कभी वो 60 कांग्रेसमैन से लेटर लिखवा देते हैं, कभी वो लॉबिंग करते हैं वहाँ पर जाके, वो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। ये इजराइल के साथ इन आपके जो बाहर पीटीए के लोग बैठे हैं वो बातें करते हैं। ये चीज़ें मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वो कभी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो है। देखें, याद रखें, सीरिया का देख लें, सीरिया फौज कमजोर थी ना, इजराइल फौज आ गई है। इसी तरह आपके मुल्क में अगर आपकी अपनी फौज नहीं होगी तो दुश्मन की फौज होगी। या इसलिए हैव कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन आर्म फोर्सेस, और उसके बाद उनके पीछे खड़े हो, फाइट एज अ नेशन। ये 5th जनरेशन वॉर में बहुत खतरनाक पाकिस्तान में अटैक हुआ। ये वैसे बड़ी खूबसूरत बात आपने कर दी, क्योंकि जिस तरह की मौशी हालात पाकिस्तान के सर, वो तो कब के हम पे चढ़ दौड़ते हैं, क्योंकि हम आए दिन IMF की तरफ देखते हैं, लेकिन ये हमारी दिफाई जो हमारी सलाहियतें हैं उनको देखते हैं वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन बरगी साहब, क्या समझते हैं कि हमारे दिफाई इदारे भी और हमारे सियासतदान भी और हम लोग भी इसको थोड़ा सा सीरियसली ले रहे हैं? क्योंकि जब तक हम IMF के नरगे में रहेंगे, वर्ल्ड बैंक के नरगे में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे हम कंप्रोमाइज तो जरूर ही होंगे। दिस इज द मेन इशू। आप ये देखें ना, अगर आप CPEC बना लेंगे, आपको कितना इकोनॉमिक फ्री जोन बन जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 दिन में टोटल लगते हैं पूरे कॉन्वॉय को चलते हुए काशगर चाइना से और अफगानिस्तान ये पहुंचता है गवादर में। लेकिन ये जो चाइनीज को मारा जाता है, बलूचिस्तान में फौज के खिलाफ को भी मारते हैं, सिविलियन को डराते हैं। आपके मारंग बलोच का आपने नाम सुना होगा जी। अब जब यहाँ पर 43 लोग मरे हैं बलूचिस्तान में, मारंग बलोच बोली, मिसिंग पर्सन जो सारे पकड़े, जब ये ऑपरेशन करते हैं टेररिस्ट, उनमें जो मारे जाते हैं रिकग्नाइज होते हैं तो वो मिसिंग पर्सन होते हैं। ये सारे इनके BLA BLF में ये इनमें भर्ती हुए हैं। दे आर टेररिस्ट, एवरीबॉडी नोज इट। और ये टोटल मकसद इनका ये है कि वहां पर बंद नहीं रखें। मिसिंग पर्सन का इस्लामाबाद में कभी जुलूस निकाल रहे हैं, कभी गवादर में निकाल रहे हैं। जब बलोची मरते हैं, हमारे लोग मरते हैं, तो क्या ये कौमी यकजहती कमेटी जो इनकी ये मारक बलोच की, इन्होंने कभी जिक्र किया? देर ऑल फॉरेन फंडेड, दे आर ऑल रॉ के ये पे रोल के ऊपर है। पीठ बात कर लें, ये कर लें, ये बड़ी सख्त साजिश है। पाकिस्तान में जो नैरेटिव इंडिया का कि फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, फौज को कमजोर करो और फिर अपने अजाइम पूरे करो, दिस इज द इशू। मुसल्लह फौज हमारी जो है ये जामिन है पाकिस्तान की बका, सिक्योरिटी की और टेरिटोरियल बाउंड्रीज की। आज फौज कमजोर हो, इंडिया एक दिन नहीं लगाएगा पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। प्लीज रिमेंबर, इट्स आर्म फोर्सेस एंड आर स्ट्रेटेजिक एसिड जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। लेकिन हमें इकोनॉमिक तरक्की करनी है, उसके लिए हुकूमत को तमाम जोर लगाना चाहिए, किसी तरीके हम CPEC बना लें। बरगे साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन साथ हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से भी और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल थी उसको भी साथ इंटरलिंक साथ में वो यही कह रहे थे कि अब अमेरिका को ये जितनी भी नजरसानी करनी चाहिए, जो एंटिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन लेट्स सी ट्रम्प गवर्नमेंट से आने से पहले जो जिस तरह से ये इम्प्लीमेंट की गई हैं, तो ये इसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए, वरना बहुत हालात जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तानी मुल्की सियासत के ऊपर कि क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी सियासत भी ठीक थी। हाँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, कौमी असम्बली में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन और इत्तेहादियों का एहतजाज भी जारी रहा। करप्शन और मैशत के हवाले से बातें डिस्कस हुई, असरात के हवाले से बातें डिस्कस की गई। दूसरी जानिब वुज़रा के बयानात में मैशत की बेहतरी के हवाले से हमने बातें देखी, ख्वाजा आसिफ का बयानात देखे, राना सनाउल्लाह के बयानात देखे, मैशत के हवाले से कहा कि अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी हमने देखा कि बातें डिस्कशन हो रही हैं।
साथ हॉट फिर एक टॉपिक तो मामला, मुज़ाकरात ही है। हाँ मुज़ाकरात, लेकिन वो मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, कोई एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा। फिर हम बात करेंगे जी कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से कि उसका भी अब फैसला मंडे को आना है, बिल्कुल। क्या मुमकिन तौर पर फैसला आ सकता है। फिर हम बात करेंगे कि जी अब एक दफा फिर से कह दिया गया है, सिविल नाफरमानी के हवाले से पीटीआई की जानिब से कॉल दे दी गई है, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा, ये हम जानेंगे आज इफ्तिखार शिराई साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजिया निगार हैं। इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं मुज़ाकरात से ही बात स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहले डेडलाइन थोड़ी बड़ी थी खान साहब की, लेकिन अब 2 दिन का वक्त मिल चुका है। वो कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं जितने भी लोग हैं उनके जेलों पे उनको फिलफोर रिहा करे गवर्नमेंट, नहीं तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक स्टार्ट हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आप दोनों को भी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो तो बड़े जायज़ हैं, क्योंकि जो 9 मई से मुतालिक बयानिया बनाया गया या फिर उसके बाद 26 नवंबर से मुतालिक कहा गया कि कोई हमलावर आए थे इस्लामाबाद पे कब्जा करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये कहा है कि इस मामले पे कोई जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और गैर जानिबदार लोग इस बात का तयन करें कि इन दोनों वाकयात में क्या कुछ हुआ था और क्या वाकई कोई ऐसा मंसूबा था कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के दिफाई इदारों पे हमला करना था या फिर इस्लामाबाद पे काबिज होना था, तो ये मुतालबात तो बड़े जायज़ हैं। तो इन्हें तस्लीम करने में कोलियतुलाल से काम लेना भी नहीं चाहिए, और इंसाफ के तकाजे भी ये इस बात की हमें इजाज़त देते हैं कि इन लाइन्स के ऊपर चीज़ों को एड्रेस किया जाए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत वक्त की जिसके पास ताकत भी है, वसाइल भी है, और अगर उनका ख्याल ये है कि उनका बयानिया भी दुरुस्त है, तो मेरे ख्याल में इसमें ताख़ीर तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन हमने देखा है कि बार बार इस सारे मुतालबे से पहलू तही की जाती है और आगे नहीं बढ़ा जाता। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि मुल्क के अंदर जो एक सियासी टेंशन है वो गोया कि 2022 से लेकर आज हम दिसंबर 2024, गोया कि 24 का साल भी ख़त्म होने को है, लेकिन ये पॉलिटिकल टेंशन नीचे नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में कि जब हम कोशिशें कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, इस मुल्क के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी आए, तो ऐसे में एक अपोजिशन की जो बड़ी तवाना अपोजिशन है, जिसकी कौमी असम्बली में, सेनेट में एक अच्छी खासी मौजूदगी है, पंजाब में खैर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत के साथ वो जमात मौजूद है, तो उसे एंगेज किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं समझता हूँ कि कम अज कम इस हद तक तो शायद हुकूमत के ख्याल में चीज़ें अब आ चुकी हैं कि इस जमात को दीवार से लगाने के बजाय इसको थोड़ा बहुत एंगेज किया जाए। लेकिन एंगेज करने के पीछे जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोच है, वो को ज़्यादा मुस्बत नहीं लग रही, क्योंकि हुकूमत वक्त को ये लग रहा है कि अगर एंगेज किया जाएगा तो तहरीक इंसाफ को कुछ देना पड़ेगा, और कुछ कम से कम जो देना है उसमें उन रहनुमाओं की रिहाई है कि जो जितने मुकदमात में भी वो जेलों में मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम मुकदमात काबिल जमानत हैं। गोया कि उनका बाहर आना कोई एक डील का नतीजा नहीं होगा, बल्कि इंसाफ के तकाजों को पूरा करना होगा। तो हुकूमत मेरे ख्याल में इस बात से खौफजदा है कि अगर वो लोग बाहर आते हैं तो शायद पब्लिक सपोर्ट तो ऑलरेडी उनके साथ है, तो हुकूमत वक्त के लिए फिर स्पेस कम से कम होती जाएगी। तो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए चीज़ों को अभी तक स्टेटस को के साथ रखा गया है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी बदनसीबी है। अच्छा शिराजी साहब, जैसे अब आपने मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत कर ली, लेकिन कल मैं मरवत साहब को सुन रही थी, शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा था कि आप जो है वो 20 तारीख को हम रिहा कर देंगे इमरान खान को, आप बस धरना देते रहें, संगजानी में जाकर बैठ जाएं। मामला वहां से खराब हुआ जब तमाम लोग डी चौक चले गए, इश्तेहाल हुआ, सारी गेम वहां से खराब हुई। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज 20 दिसंबर है, तो क्या मामला इतना करीब पहुंच चुका था? देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने अवामी ताकत का तो इस्तेमाल इसीलिए किया कि उनको लग रहा था कि अदालती फोरम पे तो चीज़ों को उलझाया जा रहा है, नए से नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। गोया कि तोशाखाना 1 में, साइफर में, इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केसों में बरियत होती है, तो कोई नया केस आ जाता है। आपको मालूम है कि 9 मई का मुकदमा भी गोया कि 15-16 माह तक पड़ा रहा, अब जाके लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही थी। तो इसीलिए उस अवामी ताकत का इस्तेमाल किया गया। उसके नतीजे में बहरहाल कुछ तो गेन किया तहरीक इंसाफ ने, कि कम अज कम जो हुक्मरान तबका है और मुख्तदर हल्के हैं, उनको ये सोच आई है कि अगर ये सिचुएशन इस तरह कंटिन्यू करती है
तो ये उनके लिए उनके इक़्तिदार के लिए इस मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खतरनाक होगी। तो यहाँ तक तो गेन किया है, लेकिन ये जो बात की जा रही है कि शायद 20 को उनको रिहा कर दिया जाता, मेरा नहीं ख्याल कि इतने उजलत में इतनी जल्दी में चीजें वो करने जा रही थी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट या इस मुल्क की हुकूमत। हाँ, ये जरूर है कि वो भी टाइम गेन कर रहे थे और एंगेज कर रहे थे। आपको मालूम है कि 22 अगस्त के जलसे को कॉल ऑफ करना कि वो भी मैसेज वहीं से आया था। लेकिन लगता यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत बिलखुसूस इमरान खान साहब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हर बार उनको धोखा दिया जाता है, कुछ वादे किए जाते हैं, उनको मैसेजेस आते हैं, लेकिन बाद में उन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं होता, रादर उसके अगेंस्ट इकदाम होते हैं, उनके खिलाफ नए मुकदमात बनते हैं, उनके लोगों के खिलाफ बनते हैं, दहशतगर्दी की दफात लगाई जाती हैं, तो उनके लिए मामलात को और ज़्यादा संगीन बना दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट का एलिमेंट भी है जो बड़ा हमें लग रहा है कि बहुत नीचे चला गया है। तो साथ में अब देखना यह है कि इस सिचुएशन को आगे लेके चलना कितना मुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि अब हुकूमत वक्त के लिए भी कोई हम समझते हैं कि इसको आगे लेके चलना इतना आसान होगा। तो अल्टीमेटली अब जाना तो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगा और उसमें जो उनको जायज़ रिलीफ है कि देना वो यही है कि पहले मरले में उनके जो असीर कारकुन है उनकी रिहाई और साथ में जो बाकी बड़े रहनुमाएं गोया कि उनको भी जमानत का हक हासिल है। उसके बाद मुकदमा चलते रहे। आपने उन लोगों के नाम लेकिन शराई साहब एक पॉइंट मेरा भी ऐड कर लीजिएगा कि क्या ये वजह भी हो सकती है कि गवर्नमेंट इस वजह से सीरियस नहीं है कि धरने हो चुके, लॉकडाउन हो चुका, सब कुछ हो चुका, तो सिविल नाफरमानी के बाद तो कोई पॉइंट रहता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और इमरान खान के पास। तो वो देखते हैं कि वो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको भी देख लेते हैं इसमें कितना दम है, तो उसके बाद अपनी टर्म्स पे अपनी डिक्टेशन पे बात करेगी वो अपोजिशन के साथ या खान साहब के साथ। देखिए, मेरे ख्याल में जो धरने हुए हैं, मुजाहरे हुए हैं, इससे अगरचे अपरेंटली तहरीक इंसाफ ने कोई गेन नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जो दुनिया भर में पाकिस्तान से मुतालिक एक इमेज बना है और आज भी अमेरिकी कांग्रेसमैन हो या यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे हो या इवन के कौम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी हो, वो किन बुनियादों पे हमारे मुतालिक इस तरह के मनफी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की और गोया के इंसाफ की जो सूरत हाल है उतनी बेहतर नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप इन चीज़ों को इस तरह लेंगे कि आप के अगेंस्ट यहाँ पे कैंपेन कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इसका जो फार रीचिंग इम्पैक्ट है, जो आपके बैरूनी दुनिया में आपका मुतालिक आपका इमेज बन रहा है, वो तो बड़ा खतरनाक बन रहा है। तो इसको सिर्फ कौमी इसमें नेशनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। और फिर ये है कि अगर सिविल नाफरमानी आप देखें, अगर ये तहरीक कहीं आधी भी कहीं कामयाब होती है कि लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरे ख्याल में कि ओवरसीज पाकिस्तानी इतने चार्ज हैं कि अगर वो वहाँ पे अमेरिकी कांग्रेस को इसी तरह यूरोपीय यूनियन को या यूएन को भी वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ से कोई जो हुकूमत के उसके असेसमेंट उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले को इतना आसान और सादा लेना चाहिए। रादर ये है कि वो इस जमात मुल्क की बड़ी मकबूल जमात है, उसके रहनुमा अच्छी खासी तादाद में कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियों में मौजूद है, उनको एंगेज करना चाहिए। और पिछले दिनों तो मैं मौजूद था कि जब कौमी असम्बली का इजलास था, जहाँ पे महमूद खान अचकजई ने बार बार ये अलार्म बेल बजाई कि आप जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों को तर्क नहीं करेंगे, तो एक हुकूमत को मुखातिब कर रहे थे, तो फिर हर जिले की सतह पे एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ की 3-4 बार की कोशिश नाकाम हुई है तो थक हार के बैठेंगे, वो फिर उठेंगे। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि फिर वो कब उठते हैं, फिर अब कब कंटेनर लगाते हैं, कब लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं, इस मुल्क की मईशत का पहिए को उल्टा घुमाते हैं। उससे पहले ही आपको उनको एंगेज करना चाहिए और एंगेजमेंट के जरिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपसे मुताल्लिक भी क्योंकि यही गोया का तरीकाकार अपनाया गया था। मैं अपनी हुकूमत वक्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उस वक्त लंदन साहब में बैठे थे जब उनकी हिफाजत जमानतें दी जा रही थी, फिर उनके लिए सुबह क्या रात के वक्त भी अदालतें खुल रही थी, कितना स्पीडी उनके मुतालिक प्रोसेस आगे बढ़ा और उनको एक तरह से क्लीन चिट दी गई। तो अगर आप खुद भी ये बेनिफिट ले चुके हैं और दूसरे शख्स के लिए ये जायज बेनिफिट है जो है कि उसको मिलना चाहिए, तो आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरा ख्याल में इससे तो आप हालात को और ज्यादा संगीन बना देंगे। लेकिन शराजी साहब, ये नॉन स्टार्टर ही है ना, बात तो वही है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। एक कहता है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, दूसरा कहता है कि इसलिए कर रहे हैं कि अब फंस गए हैं।
अच्छा, अब इससे हटकर अगर हम बात करें, अब मंडे वाले दिन पीर को 190 मिलियन पाउंड का भी फैसला आना है। गाए बगाए हम सुनते रहे इस केस की बहुत समातें हुई, मुफस्सिल दलाइल हुए, नैब ने ये कह दिया, प्रेस रिलीज आ गई। मुमकिना तौर पर अब क्योंकि पीटीआई रहनुमा खुद कह रहे हैं कि इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है। इमरान खान भी, आपको याद होगा, उन्होंने विटनेसेस भी दिए थे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई जो प्रोसेस करना है करें, सजा देनी है दे दें। क्या लगता है मुमकिना तौर पर क्या सजा हो सकती है? देखिए, वो तो आपको मालूम है, याद होगा कि गोया के जहां पे मुल्क की सलामती को खतरा था, साइफर में सजा कम रखी गई थी, और तोशा खाना में जहां पे घड़ियों का मामला था तो सजा को बढ़ा दिया गया था। तो जिस अंदाज में एक अदालती प्रोसेस चला और उनको सजाएं दी गई, उसी तरह वो रिवर्ट बैक भी हुई। और 190 मिलियन पाउंड केस में तो मैं लोगों से बार बार ये सवाल करता हूँ, एक मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, एक शख्स ने मनी लॉन्ड्रिंग की, उनके खिलाफ आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, जो मलिक रियाज साहब एक प्रॉपर्टी टाइकून है। जो शख्स उस मनी लॉन्ड्रिंग की रकम को वापस लेके आया, और मैं ये बात करता हूँ बार बार कि जनरल मुशर्रफ के दौर में तो करप्शन ढूंढने के लिए आपने ब्रॉडशीट की खिदमत हासिल की थी, और फिर आपने उनको मिलियन पाउंड दिए थे, लेकिन आप 1 रुपया भी वतन वापस नहीं लाए थे। ये शख्स अगर वहां पे वकला को या किसी एजेंसी की खिदमत लिए बगैर 190 मिलियन पाउंड वापस लेके, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो मलिक रियाज ने गोया के कराची में बैरियर टाउन की जमीन जो सस्ते दामों खरीदी थी, उसका डिफरेंशियल अमाउंट उसने पे करना है, उस मद में ये पैसे वापस आए हैं। उस शख्स को आप कह रहे हैं कि उन्होंने डाका डाला है। मैं तो पहले समझने से कहा सुनूं कि वो किस तरह का डाका है, क्योंकि उनकी जेब में तो कुछ किया नहीं। ट्रस्ट को अगर कोई जमीन मिली है तो ट्रस्ट की मलकियत आज भी है। तो ये भी केस एक सियासी नौयत का है, क्योंकि कुछ और था नहीं। इज्जत में निकाह था, गोया के ये केसेस थे, तो शखाना का था, साइफर का था। तो अमलन तो मुझे लगता है कि इसमें तो उनको सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासी बुनियादों पे सजा अगर हो भी गई तो मुझे लगता है कि फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे ये सजा बाकी नहीं रहेगी, और इस केस को भी सियासी पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखें, मेरे ख्याल में क्योंकि जो प्रिडिक्ट कर रही हैं उनकी बहन अलीमा खान साहबा भी, और खुद इमरान खान ने भी किया कि जिस अंदाज में ये ट्रायल आगे बढ़ा है, तो ये सजा उसी अंदाज में ही सुनाई जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर तज्ज़ियाकार शराइस साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी हाँ, मौजूद थे और बात कर रहे थे मुल्की सियासत के ऊपर। अब देखना ये है कि किस तरह से आगे मामलात बढ़ते हैं। पीर को भी देख लेते हैं कि 190 का क्या जो है फैसला। ब्रेक ना लीजिएगा, मैंने आज आपको कुछ बताना है। अच्छा, डू यू नो हैवी क्या होता है? हैवी भारी होता है। हैवी भारी क्या मतलब? तब कोई चीज भारी। हाँ, हैवी का मतलब भारी हो गया, जैसे हैवी सीन हो गया। बट यू नो कि हैवी एक ऐसा वर्ड है, जब ये सुनता है बंदा, जैसे ही हैवी सीन की बात होती है तो उसमें, जिस तरह मैं आपको बताऊं तो कराची के कानून की बात की जाए तो क्या सीन है, क्या होता है हैवी, मतलब यार दिल खुश कर देता है। अच्छा, मतलब हैवी का मतलब यही हुआ कि जब आप ये सुनते हैं कि व्हेन समथिंग इज सो कूल एंड यू जस्ट लाइक के यार हैवी था, बहुत हैवी, इस तरह से हैवी कह रहे हैं आप। यस, आई मिस दैट फीलिंग, लेकिन बट व्हाई द फीलिंग इज हियर, क्योंकि हैवी सीन है विद टेलीनॉर, हैवी विंटर फुल डिस्काउंट। अच्छा, फुल डिस्काउंट किस चीज पर? मतलब फुल हैवी डिस्काउंट, बल्कि इसको भी हैवी डिस्काउंट, फुल हैवी डिस्काउंट, एग्जैक्टली फुल हैवी डिस्काउंट है। और कैसे है? क्योंकि अब टेलीनॉर की मंथली प्राइम ऑफर मिलेगी आपको 2000 में नहीं, सिर्फ 1300 रुपए में। मतलब आपको हैवी किस्म का डिस्काउंट भी मिलेगा, और उसके साथ 300 GB डाटा के साथ साथ लातादाद मिनट्स भी मिलेंगे। अब मतलब मैडम भी खुश होगी। मुझे कुछ समझ आ गया, क्योंकि आप टेलीनॉर की बात कर रहे थे, और टेलीनॉर हैवी विंटर डिस्काउंट हैवी है यार। मतलब अब आपने 2000 नहीं बल्कि सिर्फ 1300 पे आप ये पैकेज करा सकते हैं, जिसमें आपको लातादाद मिनट्स भी मिल सकते हैं और 300 GB डाटा भी मिल सकता है। एग्जैक्टली, सो ये पैकेज जल्दी से लगवाइए, क्योंकि ये हैवी है, और टेलीनॉर ने अगर हैवी सीन बनाया है तो उस हैवी सीन को पूरे पाकिस्तान को ग्रैब करना चाहिए, और अपने आप को भी हैवी सीन में आपने एकदम से डालना है। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। कल हमने मानूर अली की बात की थी, और पाकिस्तान की स्कॉच स्टार मानूर अली की बात एक बार फिर करते हैं, जिन्होंने आलमी सतह पर
पाकिस्तान का नाम रोशन किया यूएस ओपन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप की बात की जाए तो वहाँ पे गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरी में उन्होंने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से दुनिया को हैरान किया। मिस्र की खिलाड़ी को शिकस्त देकर ये कामयाबी हासिल करने वाली मानूर अली ने सिर्फ अपनी मेहनत बल्कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए उन्होंने मेहनत से अपनी हिम्मत से एक मिसाल जरूर बनाई है। जी हाँ, मानूर हमारे साथ मौजूद है। मानूर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे पास आई थी और हमने बहुत दुआओं के साथ आपको भेजा था और हमारी दुआएं भी रंग ले आई। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे आज इनवाइट करने के लिए। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, बहुत अच्छी अच्छी प्लेयर्स थी। मैं बहुत फाइनल में भी मेरा बहुत टफ गया, लेकिन जब तो मैं जीत गई मैं उससे बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मानूर एक बार फिर। और आप अंडर 13 की कैटेगरी में जीती हैं। स्क्वॉश में पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार रहा है। हमने स्क्वॉश में बहुत कामयाबियां समेटी है, लेकिन जब वुमेंस की बात की जाए, गर्ल्स की, खवातीन की बात की जाए, तो उसमें अब आप उभर के सामने आ रही हैं। मिस्र की खिलाड़ी को जब शिकस्त दी तो वो लम्हात कैसे थे, क्या फील कर रही थी आप? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत खुशी का मौका था, बहुत इमोशनल भी कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरा पहले मैच से एंड तक सारे मैचेस बहुत टफ टफ गए। बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां थी, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने जब बेस्ट दिया तो मेरे मम्मा पापा सब फैमिली और फ्रेंड्स मेरे सारे बहुत खुश थे। अच्छा मानूर, ये बताएं कि सेमीफाइनल फाइनल में आपका मुकाबला कैसे खिलाड़ी के साथ रहा? मतलब जब आप जाते हैं फाइनल में, सेमीफाइनल में, तो आपको एक थोड़ा सा डर भी होता है कि अगला खिलाड़ी जो कि यहाँ तक पहुंचा तो वो भी काफी टफ है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी, कैसे टैकल किया आपने? मेरा जो है तो क्वार्टर फाइनल यूएसए की लड़की के साथ था, उसके साथ में मेरा 3-1 हुआ। वो भी बहुत अच्छा खेलती थी। उसके बाद मेरा सेमीफाइनल जो है तो उसी दिन था, और मेरा शाम में जो है तो सेमीफाइनल हांगकांग की प्लेयर से था जो कि सेकंड सीड थी। वो भी बहुत अच्छा खेली और सब में भी मेरा 3-1 हुआ। तो उसके बाद मेरा फाइनल था जिसके लिए मैं बहुत नर्वस भी थी, और क्योंकि वो इजिप्शियन थी वो और टॉप सीड भी थी, बहुत अच्छा खेलती थी। तो मैं कहूंगी कि मैंने अपना बेस्ट दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने अपना बेस्ट दिया और तभी आप पिछले 2 दिन से पाकिस्तान के मीडिया की हेडलाइंस में हैं। सोशल मीडिया देखें, जहां पे भी देखें, वहां पे हमें यही पता चलता है कि मानूर अली ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन मानूर, वहां पे क्या सिचुएशन थी? पाकिस्तान की सपोर्ट थी, पाकिस्तानी सपोर्टर्स थे वहां पे? क्योंकि जब आप जीतती है ना तो अब आपकी जीत को पाकिस्तान के साथ एसोसिएट किया जाता है, और 13 साल की उम्र में पाकिस्तान के साथ आप एसोसिएट भी होगी माशाल्लाह से। जी, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और वहाँ पे जितने भी यूएस के जो फॉरेन प्लेयर्स थे और जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन थी, सब बहुत हैरान थे कि पाकिस्तान से फीमेल प्लेयर आके खेल रही हैं और जीत रही हैं। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिली वहाँ से, वहाँ के जो है तो प्लेयर्स से सब मेरे बहुत मेरे बहुत नए फ्रेंड्स भी बने, और पाकिस्तान से जितने प्लेयर्स थे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मानूर, आप अपनी एज के, अपनी साथ के लोगों को, अपनी जो फेलोशिप है उसको क्या मैसेज देंगी? आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इस खेल में हिस्सा लें? मैं कहूंगी कि स्क्वॉश बहुत अच्छी गेम है, और भी गेम्स हैं। एवरी स्पोर्ट आप कह सकते हैं, रैकेट स्पोर्ट्स जितनी भी है, तो आपको खेलनी चाहिए फिटनेस के लिए। अगर प्रोफेशनल जाना है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, और जिसको प्रोफेशनल जाना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। Exactly. तो मैं कहूंगी कि आप खेलें स्क्वॉश, और भी स्पोर्ट्स खेलें, ताकि मुल्क का नाम रोशन हो, और इंशाल्लाह होगा भी। इंशाल्लाह। मानूर, आप जब अमेरिका रवाना हो रही थी, क्योंकि अभी तो आप अमेरिका में ही मौजूद हैं, आपकी बहनें भी आपके साथ गई थी, तो उनकी कारकर्दगी कैसी रही? वो कहाँ तक पहुंची? मेरी बहनों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उनका हार्ड लक था, वो लोग अच्छा खेली। मैं कहूंगी कि नेक्स्ट ईयर वो इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी और मेहनत करेगी, और इंशाल्लाह वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। मानूर, इसके बाद भी हम कोई फ्यूचर में कोई चैंपियनशिप देख सकते हैं? आप आगे भी परफॉर्म करने जा रही हैं? इंशाल्लाह मेरे जो है तो 2 इवेंट्स अगले आ रहे हैं, जिसके लिए भी मुझे, इन सब इवेंट्स के लिए मैं थैंक यू करूंगी बार्ट फाउंडेशन को, जो कि मुझे इस सब के लिए सपोर्ट कर रही है। तो मेरे अगले इवेंट है स्कॉटिश जूनियर और ब्रिटिश जूनियर, जिसके लिए भी बहुत अच्छी फाइट होगी। बहुत बड़े इवेंट्स हैं, तो मैं अपनी फुल कोशिश करूंगी उनमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दूं। सही। और अच्छा, मानूर, आप जी पूछना है आपने? मानूर, ये मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप इतनी मतलब कॉन्फिडेंट हैं और आप इतना चैलेंजिंग सिचुएशन भी हैंडल करती हैं, फिर आप सारी पढ़ाई भी लेकर चलती हैं। कोई आइडियल प्लेयर भी होगा आपको, आपका, जिसको आप देखकर इतना आगे आई हैं, जिससे आप बहुत इंस्पायर हुई हैं?
मैं कहूंगी कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन फीमेल में क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अच्छी प्लेयर्स नहीं थी। लेकिन मैं अभी जो है तो टॉप 10 की प्लेयर्स को देख रही हूँ, जो इजिप्शियंस हैं और मलेशियंस हैं। तो उनकी मैं गेम देखती हूँ, उनके जो है तो स्टाइल्स कॉपी करती हूँ, उनकी ट्रेनिंग कॉपी करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बनूं, और लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस दूं आपने चैंपियनशिप जीत पाकिस्तान ली की है, तरफ वो से। सारे मानूर आपकी तरह बनेंगे। और जिस तरह पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त आपका धूम चर्चा है। है, धूम है, तो हाँ। क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई राब्ता हुआ? क्योंकि आपने हमारे प्रोग्राम में भी यही बताया था कि प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के जरिए आप यूएस पहुंची हैं, तो गवर्नमेंट ने कोई राब्ता किया, कोई सहूलियात के हवाले से, आपको स्पॉन्सर करने के हवाले से, फेडरेशन के हवाले से कोई राब्ता हुआ आपसे? मैं कहूंगी कि मुझे अभी तक जो है तो इस तरह का कोई जो है तो राब्ता नहीं हुआ। मैं भी जो है तो अपनी ट्रेनिंग पे ही फोकस कर रही हूँ। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि पाकिस्तान पहुंच के ये सब कुछ जो है तो हालात हैंडल करेंगे। सही सही। और मानूर ये भी बताएं कि अब हम फ्यूचर में, जिस तरह आपने अपनी 2 इवेंट्स का हवाले से भी बताया है, तो क्या आप समझती हैं उसके लिए तैयारी आपकी अभी से ही स्टार्ट हो गई है, जब पाकिस्तान आएंगी तब से ट्रेनिंग का आगाज होगा? मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है यूएसए में। मैं जो है तो फिजिकल फिटनेस कर रही हूँ, और स्क्वाश भी मेरी जो है तो वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। तो मैं अपनी जो है तो मेहनत कर रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इवेंट बहुत करीब है। तो मैं जितना कर सकती हूँ अपनी मिस्टेक्स पे काम मैं उतना कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं उनमें भी कोशिश करूंगी कि वो मिस्टेक्स ना रिपीट करूँ, अच्छी परफॉर्मेंस और दूँ। पढ़ाई साथ साथ चल रही है आपकी? जी, टूर्नामेंट की वजह से मुझे पढ़ाई पे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ये टूर्नामेंट्स खत्म होते हैं तो मैं अपनी पढ़ाई जारी करूंगी। इंशाल्लाह आप इसी इंशाल्लाह। तरह से कामयाबी के डंडे गाड़ते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। हमारे साथ अमेरिका थी पाकिस्तानी विनर, पाकिस्तानी Exactly. चैंपियन मानूर अली। मानूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन नौज़ात, यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में इबरतनाक शिकस्त दी है और साउथ खुशी अफ्रीका से। के घर में शिकस्त दी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। हसनैन बहुत खुश थे, ब्रेक में भी बहुत कुछ मुझे बता रहे थे कल जो कुछ हुआ, और ब्रेक से पहले कैसे बैठा हुआ था हमें वैसे? बता रहे थे। कैसे बैठा हुआ था? मैं वो बता नहीं सकती कि आप बिल्कुल बैठे बादशाहों हुए की तरह कैसे। ये इस तरह करके मैंने कहा आज हम जीत गए। क्योंकि आपका अपना फेवरेट सेगमेंट भी है। और हम बात करते हैं जी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 81 रन से तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी, खिलाड़ियों ने अहम किरदार अदा किया। बैटिंग में कप्तान मोहम्मद रिजवान के 80 रन और बाबर आजम की 73 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स ने टीम को मजबूत बुनियाद फराहम की। जबकि इख्तिताम के हवाले से बात करें तो इख्तितामी ओवर्स में कामरान गुलाम ने 63 रन की जारहाना बैटिंग से मजमूई तौर पर 329 रन जो है वो किए हैं, वहां तक पहुंचे हैं। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें लेकर जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। जबकि नसीम शाह की बात करें और इब्रार अहमद की बात करें तो उन्होंने बिलतरतीब 3 और 2 विकेटें हासिल करके टीम की जीत को यकीनी बनाया। ये हम बात करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा टच करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी को भी। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पर्सन हैं अरसलान खोकर साहब। अरसलान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। अरसलान, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कामरान गुलाम की। आपने पीडी स्टेडियम में मेरी आपसे बात हुई, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात की थी कि ये नंबर्स की गेम नहीं होनी चाहिए कि मैं दूसरे नंबर पे खेलता हूँ या तीसरे पे खेलता हूँ, चौथे पे खेलता हूँ, आपको जहाँ पे भी भेजा जाए आप परफॉर्म करो। एक दफ़ा उनको बताएं कि यस मैंने डोमेस्टिक में मार खाई है और मैं परफॉर्म करूंगा। और कल की जो इनिंग्स थी कामरान गुलाम की, काफी अरसे बाद गजल मुझे भी ऐसा लगा और अरसलान साहब मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान एक कमांडिंग इनिंग्स पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने खेली। उन्होंने कोई चांस नहीं दिया 50 तक साउथ अफ्रीका को। बहुत अच्छे। हसनैन, आपको याद होगा हम सुफियान मुकीम को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर आपको आखिरी ओवर दे ही दिया है तो आप चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गए हैं तो मनवा लें खुद को, बताएं हाँ मैं चैलेंज लेने को तैयार। अब कामरान गुलाम जिस सिचुएशन में आया, मुझे इतनी खुशी हुई कि इस सिचुएशन में हम हमेशा से, आप भी बार बार इसके बड़े एडवोकेट हैं कि यार इस सिचुएशन में इस नंबर पर एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो एक्सेलरेट करे इनिंग्स को, जब जरूरत पड़े तो छक्के मारे, जरूरत पड़े तो चौके मारे, जरूरत पड़े तो रुक जाए। और कामरान गुलाम में वो सारे मेरा ख्याल रमूज मौजूद है और बहुत शानदार तरीके से उसने शोकेस किया कि जिस तरह से मैं डोमेस्टिक खेलकर सीजन लगाकर 5-5, 6-6 सीजन, 7-7 सीजन का प्लेयर हूं, तो अंदाजा हो रहा था
कि मैच्योरिटी लेवल क्या है। और आप जरा उसके बरक्स देखें, अच्छा प्लेयर है इरफान नियाजी, बट स्टिल ही नीड्स मोर मैच्योरिटी, उसको अभी टाइम चाहिए थोड़ा मैच्योरिटी के लिए। अच्छा प्लेयर है। और सलमान अली आगा के वो 31 रन भी ना भूलें जो सलमान अली आगा ने किए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रन थे। उसने भी एक्सेलरेट किया, तो दोनों एंड से स्कोर हो रहा था, इसीलिए आपका स्कोर इतना शानदार हो गया। और जब आप 330 प्लस पे पहुंच गए और 330 कर ही लेते हैं, तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी टीम के लिए साइकोलॉजिकली कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजिकली बड़ा प्रेशर आ जाता है। फिर बॉलिंग साइड से भी हमने इंपॉर्टेंस ये दिखाई कि बड़े अरसे के बाद रिजवान थोड़ा एंगेज नजर आ रहे थे मुझे बॉलर्स के साथ, और काफी ज्यादा एंगेज रहे। और खाली नसीम और शाहीन के नहीं, बल्कि अबरार के साथ भी एंगेज थे, और बाकी भी सलमान अली आगा के साथ भी एंगेज थे। सलमान अली आगा ने फिर एक विकेट ले ली, तो अच्छा रहा। और अबरार की बहुत शानदार बॉलिंग रही। मुझे लग रहा है कि अबरार शायद अब रिदम पकड़ रहा है, शाहीन अपने रिदम में वापस आ रहा है। और अच्छी बात है, शाहीन को हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की उसने, और उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं तो बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। तो शाहीन अब मेरा ख्याल है अपने रिदम में आ रहा है। नसीम शाह अपना रिदम थोड़ा सा हासिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, लेकिन ही इज अ गुड चैप, और वो बैटिंग भी बड़ी शानदार करते हैं और वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं। कल अनफॉर्चुनेटली उनसे कैच छूट गया, भी वो अच्छे हैं। तो थोड़ी सी हमें फील्डिंग पर अब तवज्जो देनी होगी। और अच्छे साइंस ये है ना, देखें हसनैन, कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला एक तरफ हल हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आ रहे हैं। तो अभी आपने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हरा दी, बहुत बड़ी बात है, सालों बाद ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं वनडे सीरीज, और 21वीं सदी की पहली टीम बन गए आपके साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के अंदर वनडे सीरीज हरा दी आपने। तो ये भी एक बड़े अच्छे साइंस है। अरसलान, यकीनी तौर पर वैसे तो ये टूर्स बहुत मुश्किल होते हैं, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान के लिए, लेकिन नॉट ओनली पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट का जो भी मुल्क है उसके लिए ये दौरे मुश्किल होते हैं थोड़े से। लेकिन दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह से हमने देखा पहले मैचेस में कारकर्दगी रही बाबर की, रिजवान की आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, लेकिन अब जब एकदम से हमने थोड़ा सा बैकअप उनका देखा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जब सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनाकर खिलाया जाता है ना, तो जो जूनियर्स होते हैं ना वो रिलैक्स होते हैं कि यार हमारा सीनियर है साथ, और वो अपनी बैटिंग का भार भी उठा लेगा या बॉलिंग का भार उठा लेगा, हमें उसका साथ देना है, सपोर्ट करनी है, और तब हमारी परफॉर्मेंस निखर के आएगी। ये तरीका कार है क्रिकेट का। यहाँ पर थोड़ा सा उलट चल रहा था कि जूनियर्स भार उठा रहे थे, साइम स्कोर कर देता था, सलमान अली आगा स्कोर कर देता था, कभी कोई स्कोर कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, लेकिन बाबर रिजवान से अच्छी इनिंग्स ड्यू थी। और आप देखें ना, लगातार मैचेस में ना रिजवान स्कोर कर पा रहे थे, ना बाबर कर पा रहे थे। टाइम के बाद बाबर ने 50 की और बड़ी अच्छी की है। मुझे टाइमली 50 करके उन्होंने जिस तरह से 60 स्कोर किया अपना, मैं उसको देख रहा था कि बहुत टाइमली था, और 80 रिजवान का इतना टाइमली था। इन दोनों ने मिलकर 200 तक पहुंचा दी थी इनिंग्स को, और 200 प्लस के बाद जिस तरह से शानदार तरीके से सलमान अली आगा ने एग्जीक्यूट किया अपनी इनिंग को, फिर कामरान गुलाम ने किया, तो उनके पास मौका आ गया कि यार ठीक है, चले पीछे 200 रन लगे हुए, हमें सिर्फ 100 रन ही करने हैं, तो 300 भी हो गए, तो बोर्ड पे इतना बड़ा साइकोलॉजिकल टोटल हो जाएगा कि हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, उसको भी हौसला मिल जाएगा। और कल जैसे क्लासन खेले हैं, उनकी इनिंग को भी नहीं भूलना चाहिए। नो डाउट शाहीन ने हर लिहाज से क्लासन को बांध के रखा था, लेकिन क्लासन नसीम शाह को भी चार्ज कर रहे थे, हारिस को भी चार्ज कर रहे थे, अबरार को भी चार्ज कर रहे थे, सलमान अली आगा को भी चार्ज कर रहे थे, लेकिन शाहीन के आगे थोड़ा सा बंधे हुए दिखाई दिए। और क्लासन की जो इनिंग्स थी उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सीखने का सबक यह है कि जी एक तरफ वो अकेला खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से विकेट्स गिरे चले जा रही हैं, उसका वो प्रेशर नहीं ले रहा है क्लासन, और उस ना प्रेशर लेने की वजह से आप देखें कि वो 90s में फॉल कर गया, बस वो थोड़े से 4 रन से उसकी सेंचुरी रह गई, और उससे पहले भी उसका एक कैच छूटा था शाहीन आफरीदी की बॉल पर। ये कैचेस ड्रॉप ना होते तो शायद क्लासन भी मेरा ख्याल है थोड़ा पहले आउट हो जाता, बट ही प्लेड एक्सट्रीमली वेल। तो ये इनिंग्स जो है क्राफ्ट करना, इन इनिंग्स से सबक सीखना, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा वनडे की चैंपियंस ट्रॉफी है हमारे आगे, तो मेरा ख्याल है बड़े अच्छे और हेल्दी साइंस हैं। अच्छी बात है कि आप सीरीज जीत रहे हैं, ना कि सिर्फ मैचेस जीत रहे हैं, क्योंकि हमें सीरीज जीते हुए बड़े सालों हो गए थे। जरा सी तवज्जो रिजवान को अब T20 पर देनी होगी, और बाबर को भी देनी होगी, और अपनी बैटिंग स्किल्स जो उनकी हैं उसका फुल शोकेस करना होगा। अच्छा, बिल्कुल राइट टाइम पे पाकिस्तान ने पीक किया, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, लेकिन अरसलान साहब इस पूरी टीम में मुझे हर शख्स परफॉर्म करता हुआ नजर आया, लेकिन देयर इज वन जो लूप होल है,
वो है अब्दुल्ला शफीक का। अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंसेस बड़ी पैची हो चुकी हैं कि 6-7 इनिंग्स के बाद उनकी तरफ से 50 आती है या 100 आता है। दूसरी जानिब फ़खर जमान यहाँ पे 50 लगा रहे हैं। सो हमें भी अपनी अना से निकल के इस स्पॉट के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हाँ, फखर जमान का टीम में होना, और मेरा ख्याल है साइम के साथ होगा, ओपन करेगा तो बड़ा डिफरेंट पहलू हो जाएगा। अब्दुल्ला को भी रखें, और अब्दुल्ला का ये यार टैलेंट वाइज उस पर शक नहीं किया जा सकता, उसके स्किल्स, बैटिंग स्किल्स पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो स्कोर नहीं कर रहा। इसकी वजूहात पता करने के लिए अब्दुल्ला शफीक को खुद ही सोचना होगा। और बड़ी हैरत की बात है, आपको याद होगा कि यही सेम सवाल मैंने वो गए हुए कोच से किया था, जैसन गिलिस्पी से, तो उन्होंने मुझे वही रटा पटा जवाब दे दिया। नहीं, देखें, आपने खुद भी बताया कि श्रीलंका में इसको, मैंने कहा भाई मैंने तो ये बताया था कि 10 इनिंग पहले स्कोर किया था, 10-10, 12-12 इनिंग वो निकाल देता है, एक स्कोर करता है, फिर उस इनिंग पे 10-12 इनिंग निकाल देता है। अच्छा प्लेयर है, उसके साथ बैठे, उसके साथ उसका जो साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है उसको दूर करें, उससे पूछें भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब सब स्कोर कर रहे हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज का प्रेशर है, तुम्हें बार बार मौके मिल रहे हैं, तुम्हें लगातार मौके मिल रहे हैं, पूरी पूरी इनिंग्स मिल रही है, पूरी पूरी सीरीज मिल रही है, टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं, वनडेज मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस ब्लॉकेज से निकलो और खेलो। देखो साइम को कितना ज्यादा प्रेशर था, हसनैन आपको भी याद होगा, मीडिया सारे बोलना शुरू हो गए थे यार देखिए साइम स्कोर नहीं कर रहा, स्कोर नहीं कर रहा। वो आहिस्ता 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 हमें समझ आ गया कि यार लड़के में तो टैलेंट है, लेकिन उसको मौका मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेते हैं। सईद अनवर जब आए थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था यार सईद अनवर तो 89 में आए थे, सईद अनवर ने कुछ भी नहीं किया, उससे नहीं खेला जाएगा। और 90s का सईद अनवर सबसे बड़ा प्लेयर होकर उभरा। फिर जब उसने खेला तो एक ही सीरीज में शारजा की उसने 3-3 सेंचुरियां लगा दी। तो ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जो टाइम लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक के पास काफी टाइम हो गया, अब मेरा ख्याल है उसके पास टाइम नहीं है। अब उसको इनिंग्स या तो क्राफ्ट करनी है और हर दूसरी इनिंग क्राफ्ट करनी है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप रोजाना एक जैसा खेलो, एक दो इनिंग्स छोड़कर खेलो। साइम अयूब को देखे ना, 98 उसने अपना फिनिश किया T20 में, और 100 पे उसने अपनी एंडिंग की ODI का पहला मैच दोबारा से। तो कंटिन्यूटी है, इसको कंसेक्टिव इनिंग्स कहते हैं। 2 कंसेक्टिव शानदार इनिंग्स खेली उसने, बताया उसने कि यार मैं हूं क्रिकेट में मौजूद और मैं हूं आपके साथ ग्राउंड में मौजूद। अब्दुल्ला के पास सारा कुछ है, शॉट्स हैं, फुटवर्क है, स्किल्स हैं, उसको मौके भी मिल रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक बड़ा स्टाइलिश और अच्छा बैट्समैन है, स्किल वाइज भी, टैलेंट वाइज भी और टेक्निक वाइज भी। अब जब सब कह रहे हैं भाई और मौका मिल रहा है तो स्कोर करो, वरना ये टैलेंट टेक्निक मंसूर अख्तर की तरह रह जाएगी आपकी, फिर डोमेस्टिक में ही जाके खेलते रहो। सही। अब ये मैचेस के हवाले से तो हमने बात कर ली है अरसलान, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी इसी तरह से जो हमारी टीम है वो आगे ऐसे ही चलती रहे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। ना करते हैं, हाँ बिल आखिर हो ही गई, प्रेस रिलीज भी आ गई, अब बाकायदे तौर पर शेड्यूल भी आ जाएगा। हाउ डू यू सी, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये पाकिस्तान के लिए? देखिए ये बड़ी विन विन सिचुएशन है, और मेरा ख्याल है इंडिया घुटनों पर आया है। हमें ये विन विन सिचुएशन को कैश करना था। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी जबरदस्त सिचुएशन थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सहाफियों को इत्तला देता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें चेयरमैन साहब 76वें इजलास की तो सारी अपनी रुदात सुना रहे हैं कि हमने ये किया, 76वां इजलास किया PCB का, और उसमें पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी, बोर्ड बैठा, सब कुछ हुआ। लेकिन एक भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि ये बता दें सहाफियों को उसी प्रेस रिलीज या उसी ग्रुप के जरिए कि भाई हमने बड़ा मार्का मार दिया। हालांकि दुनिया आपके मार्के को कह रही है कि इस बार आपने घुटनों पे लगा दिया है भारत को, और बहुत जबरदस्त हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। नो डाउट मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि आखिरकार उन्होंने फाइट बैक की, उन्होंने कोई हार नहीं मानी। उन्होंने इस हद तक भी सोच लिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जाती है तो चली जाए, लेकिन हमने अपनी इज्जत नहीं जाने देनी, और अच्छा हो गया। देखिए ना, भारत के लिए भी तरने वाला नहीं होगा। 2027 तक के सारे मैचेस पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने हैं, इंक्लूडिंग वुमेन। तो ये भारत को अब मुश्किल पड़ेगी, और अब अंदाजा होगा भारत को, ये जो फॉर्मूला हमें हाइब्रिड कह के आगे चलाते थे, एशिया कप भी अब इसी फॉर्मूले के तहत होगा। जो अगली तैयारी है पाकिस्तान की वो आप देखिएगा, ये मैं आपको अभी से ही चला दे रहा हूँ। एशिया कप भी पाकिस्तान यही फ्यूजन या हाइब्रिड जिसे कहते हैं, इसी फॉर्मूले के तहत खेलने जाएगा। तो भारत के लिए बड़ी परेशानी है, और भारत की जो मीडिया था वो तो बहुत सारी चीजें फ्लोट कर रहा था, और वो BCCI खुद फ्लोट करवाता था ये चीजें कि कभी जी इंडिया में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, कभी UAE में हो जाएगी, कभी साउथ अफ्रीका चली जाएगी, तो कभी न्यूजीलैंड चली जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया नाराज है इनसे, ऑस्ट्रेलिया यूं है इनसे। सारी चीजें पीछे रह गई, और हम फर्म रहे बतौर जर्नलिस्ट भी, हसनैन खुद भी अपनी खबरें देते रहे, हम भी देते रहे
कि नहीं भाई, हमें पता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फॉर्मूले पर होगी या फिर होगी ही नहीं। और ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक बड़ा मैटर ये है कि जी ब्रॉडकास्टर्स की सारी एफिलिएशन भारत के साथ है। उन्होंने ज्यादा तंग किया है वेन्यूज के ऊपर कि जी 3 वेन्यूज पाकिस्तान के हम नहीं कर सकते तो 2 वेन्यू दे दे, तो वो शायद लाहौर कराची होंगे। और हम जिस तरह से डेवलपमेंट फेज देख रहे हैं स्टेडियम्स का, तो पिंडी में कोई ऐसी डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई और ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ और होना भी नहीं है। 2 स्टैंड हैं उसके, सिर्फ वही बनाने हैं उन्होंने, लेकिन इतना बड़ा काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो लगता यूं ही है कि कराची, लाहौर और यूएई का एक वेन्यू, वहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जहां पर भारत अपने मैचेस खेलेगा वो यूएई होगा, बाकी टीम्स अपने जो मैचेस खेलेंगी वो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है लाहौर और कराची होंगे। बट स्टिल इट्स अ बिग सिचुएशन और स्टिल इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फर्म स्टैंड लिया है और ये स्टैंड हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। कुछ भी नहीं होना था, देख लें, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे डर रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हमें पकड़ लेंगे गले से, आईसीसी हमें बाहर कर देगा। क्यों डर रहे थे? मुझे तो हैरत है। पाकिस्तान इस वक्त बेशक 10% रखता हो हिस्सा आईसीसी के रेवेन्यू में, लेकिन 10% हिस्सा रखने वाला मुल्क बाकी ममालिक के साथ जब क्रिकेट खेलता है तो उनका हिस्सा 80-90% काउंट करवा देता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वो एक मैच, मैं बार बार कह रहा हूं, वो एक मैच जिसमें इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं, इंडिया समझता है हम अकेले खेलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं, वो मैच रेवेन्यू इकट्ठा करता है। आप अगर वर्ल्ड कप उठा के देखें अमेरिका का, तो पूरा वर्ल्ड कप नुकसान का वर्ल्ड कप था। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच था जिसका प्रॉफिट जो है वो 35% से ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच वजानीगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से बात कर रहे थे और साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वो बात कर रहे थे कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। पाकिस्तान भी जीता है और भारत भी जीता है। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे ये जो आजकल तनाज़ात चल रहे हैं मशरिक़ वस्ता में, इनका एंड ऑफ टाइम्स के साथ क्या कोई कनेक्शन है, किसकी जंग किसके साथ होनी है, हमारा क्या इसमें कोई हिस्सा है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता एक ऐसा खित्ता है जिससे हमेशा तनाज़ात और साजिशों का गढ़ समझा गया है। ज़मीन, वसाइल और मज़हब पर जारी ये तनाज़ा ना सिर्फ इस खत्ते के अमन व इस्तेहकाम को मुतासिर कर रहा है, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया भर के हालात पर भी गहरे असरात डाल रहा है। इसराइल के क़याम से लेकर आज तक मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक ऐसी जंग का पेशखेमा मालूम होती है जिसे इस्लामी तालीमात में आखिरी जंग भी कहा गया है। जी हाँ, रॉयर्स पर दीन इस्लाम का गलबा तो एक तयशुदा अमर है। इसके लिए क़यामत से पहले दुनिया को एक इंतहाई खौफनाक जंग का सामना करना है। इस जंग में यहूदी और ईसाई मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। हदीस में है कि जंग को एक ख़ास नाम दिया जाएगा, जबकि ईसाइयों और यहूदियों की इस्तिलाह की अगर बात की जाए तो उसमें इसे हरमजोन कहा जाएगा और अरमगदौन जिसको कहते हैं उसका नाम दिया जाएगा। कुरान और हदीस में ऐसी कई पेशगोइयाँ मौजूद हैं जो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक बड़ी जंग के निशानदेही करती हैं और मौजूदा हालात में इन पेशगोइयों की गूंज सुनाई देती है। इजराइल की बढ़ती हुई ताकत, मगरबी ममालिक की गैर मशरूत हिमायत और अरब ममालिक की खामोशी इस तनाज़े को मज़ीद संगीन बनाती है। इसी हवाले से हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर अमार खान यासिर साहब मौजूद हैं। अमार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मशरिक़ वस्ता में जो हालात बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं पे हमें एंड ऑफ टाइम्स की निशानदेही भी करते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सी हदीस ऐसी हैं कि शाम की तबाही, बेसिकली अरब की तबाही है। शाम एक दफ़ा नहीं बल्कि शाम 3 दफ़ा तबाह हो चुका। फिर थर्ड टेम्पल की बात होती है और पूरी दुनिया जो कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स पे तो उनको तंगी होती है, वो कहते हैं नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है फ़लस्तीनियों का, लेकिन सारे खामोश हैं। बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए, और बड़ा अहम मौजू है जो आपने चुना है, और ख़ुसूसन आजकल के हालात के हवाले से मिडल ईस्ट जिस क्राइसिस का शिकार है, और सिर्फ इसराइल और गज़ा ही नहीं बल्कि शाम में आप देख लें, यमन को आप देख लें, इराक़ के अंदर जो कुछ हो रहा है अभी भी एक लंबी तवील दास्तान है जहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में आपने जो बताया कि शाम तबाह होगा और एंड ऑफ द टाइम की तरफ हम जाते हैं, तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, और हर दफ़ा जब हालात यहाँ के क्राइसिस के अंदर जाते हैं तो उस दौर के जो उलमा होते हैं, जो अहले इल्म, अहले फ़िक्र, अहले दानिश होते हैं,
उनकी जानिब से उन अहादीस की उसी तरह की तशरीह की जाती है जिस तरह ये लगता है कि अब बस ये आखिरी मार्का है और इसके बाद क़यामत है। हालांकि आपने खुद तज़किरा किया 2 दफ़ा पहले तबाह हो चुका है। इवन जो सलीबी जंगें थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़ी या उसके बाद हत्ता कि मंगोलों के साथ जब अगर रुकनुद्दीन बैबरस वाला वो मार्का एक ना होता जिसमें मुसलमानों की गुलू खलासी हुई, सैफुद्दीन ने जो ममलूक सल्तनत का बानी था खुद ज़िर्रापैन के मैदान के अंदर निकला, तो उस वक़्त भी यही कहा जा रहा था कि जी मुसलमान बस अब सफ़ा हस्ती से मिटते चले जा रहे हैं। नेशापुर के अंदर क्या हुआ, बगदाद के अंदर क्या हुआ, हेरात के अंदर क्या हुआ, यानी बगदाद के अंदर सिर्फ 10 लाख से ज़ायद मुसलमान कत्ल हो गए, नेशापुर में 18 लाख मुसलमान कत्ल हो गए। तो उस वक्त भी खून की नदियां बहीं, खोपड़ियों के मीनार बने, पर्सनल गुस्सा निकाला गया, सारा कुछ आप खुद अहले इल्म है। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि बस अब ये आखिरी है, इसके बाद क़यामत है, और अभी भी ऐसा कहा जा रहा है। तो एट द एंड हालात क़यामत की तरफ ही जा रहे हैं। इस सब का नतीजा आखिर में क़यामत ही निकलनी है, लेकिन उससे पहले इस तरह के वाक़यात को हम तायीन नहीं कर सकते कि ये क़यामत ही है। वरना शाम के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजड़ने की जहाँ पे अहादीस मिलती हैं, वहाँ पे शाम के बारे में ये भी मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक ये फितने आएंगे, यूँ होगा, ऐसा होगा, मुसलमान इधर से उधर भाग रहे होंगे, यहाँ जा रहे होंगे। तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह अगर मैं उस ज़माने को पालूँ तो मैं क्या करूँ? आपने फरमाया कि तुम शाम में चले जाना, क्योंकि मेरी उम्मत में 10 खैरें हैं, उनमें से 9 खैरें शाम के अंदर हैं और 1 खैर बाकी उम्मत के अंदर है। लेकिन साथ ही साथ आपने फरमाया कि उम्मत के अंदर 10 शर भी हैं, उनमें से 1 शर पूरी उम्मत के अंदर है 10 शर और 9 शर जो है ना वो शाम के अंदर है। यानी शाम का जो खित्ता है ये आपको खैर और शर के हवाले से टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आता है अहादीस की रोशनी में। तो अब देखिए आगे हालात किस सिमत में जाते हैं, क्या बनता है और एट द एंड क्या रिजल्ट निकलता है। हमारी ख्वाहिश और तमन्ना तो यही है कि एट द एंड अमन हो, इंसानियत को सुकून मिले, जो सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, उनके तो हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे ही अब जो हमने जो सूरह बनी इसराइल है जिसमें एक वाक़या ये भी बताया गया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की जो कौम थी वो दाखिल हुई वहाँ, तो ये कहा गया कि आप जो है वहाँ पर जाकर तो कंट्रोल संभाल लेना फ़लस्तीन का, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत ही शर के लोग मौजूद थे और बदतरीन लोग मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात को वहाँ पर भी जो है वो डिनाई किया गया। वो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह हो गए जिस तरह के वो लोग थे और अल्लाह ताला के जो हुक्म थे, जो अहकामात से उससे बदल दिए गए। तो बहुत सी ऐसी तफसील कुरान पाक में मौजूद है बनी इसराइल के हवाले से। जी पूरी सूरत मौजूद है फिर कुरान की मुख्तलिफ सूरतों के अंदर इन वाक़यात को लेकर, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो किस्सा पूरे कुरान के अंदर फैला हुआ है। सूरत बकरा में भी आपको मिलेगा, दीगर सिपारों के अंदर, सूरतों के अंदर भी मिलेगा, जिन्हें बड़ी तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को और अम्बिया की कसीर तादाद है, 1,24,000 कमोबेश में से कसरत के साथ जो अम्बिया आए हैं वो बनी इसराइल के अंदर आए हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो तो है ही सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाकी सारे बनी इसराइल के अम्बिया आए और उधर से तो थोक के हिसाब से हाँ। जी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हर साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद, वक्त में एक वक्त में कई सौ उलमा सॉरी अंबिया मौजूद होते थे हज़रत इस्माइल से हज़रत नबी अलैहिस्सलाम, और ये हमारे पैगंबर का इख्तिसास है इस्माइल अलैहिस्सलाम से। तो वो ये सारी चीजें मौजूद हैं। बनी इसराइल ने जो खराबियां पैदा की, जो अल्लाह से वादे वईदे किए, अल्लाह ने उन पे मन्नो सलवा उतारा, उन्होंने फिर वादा खिलाफियां की, फेवरेट कौम करार दिया जाए। अल्लाह ने बहुत नवाजा इस कौम को। अल्लाह ने, यानी हम आजकल कहते हैं कि जी बनी इसराइल अगर चलते रहते अल्लाह की मान के तो आज हम भी मन्नो सलवा खा रहे होते। तो उन्होंने अल्लाह की ये वो की, फिर अल्लाह ने उनको वईदें भी दी और अल्लाह ने उस वक्त भी उनके साथ किया कि तुम दोबारा से निकाले जाओगे और निकाले गए, फिर दोबारा बहाल किए जाओगे, फिर निकाले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बस असल मसला ये है कि वो तो गुजर गए। हमें जो अल्लाह ने तालीमात दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का आपने भी तज़किरा किया शाम के हवाले से, हमें जो बताया गया कि इस तरह होगा, तो क्या हम उन चीज़ों से सबक हासिल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारा हाल बनी इसराइल से भी बदतर है? तो आप माशाल्लाह खुद साहिब इल्म हैं, अहले ज़ौक़ हैं, आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लें, जहाँ जहाँ हालात ख़राब है और जहाँ जहाँ नहीं भी हैं, हम पाकिस्तान के अंदर देख लें तो हमारा कोई भी हाल जो है उनसे बेहतर नहीं है। हम अगर इजराइल की बात करते हैं सर, तो इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है और नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस हैं, उनका मफहूम ही बयान करते हैं। हम एग्जैक्टली पढ़ते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है कि मदीना से भी चंद किलोमीटर फासले तक इजराइल पहुंच जाएगा। इजराइल जो कुरान में बताया गया एक दरख्त था कि जिसके पीछे वो छुपेंगे नजर नहीं आएंगे, वो दरख्त पूरे अपने इजराइल के जो उनके दिफाई तनसीबात हैं वहाँ पे लगा चुका। लेकिन हमें ये पता होने के बावजूद भी हम न्याम सिटी बना रहे हैं,
हम सऊदीया को डिजिटल मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। Exactly. सो हम कुरान पे इतना अमल नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अमल कर रहे हैं और वो तमाम तर वही चीज़ें कर रहे हैं जो बताई गई थी। बड़ी अहम बात कही है आपने कि हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उन पे इतना यकीन नहीं है कि हम उनके मुताबिक अपनी आने वाली ज़िंदगी की प्लानिंग कर सकें। एक मुसलमान लीडर के तौर पे हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपना एक जामे पॉलिसी बना के उन अहादीस की रोशनी में अपनी कौम को आगे ले जा सके। लेकिन यहूदियों को अपनी मजहबी तालीमात जो कि मसख शुदा हैं, हमारा तो यकीन है ना तौरात ज़बूर इंजील अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरमीम की गई, हर दौर के जो दानिश्वर आए उन्होंने तरमीम की है। तो कुरान का एजाज़ है कि वो अल्लाह ने कहा कि महफूज रहेगा। तो उनको अपनी मजहबी तालीमात पे इतना यकीन है या जो उसके अंदर वादे वईदे या जो आने वाली दौर की पेशिन गोइयाँ की गई कि वो उसके मुताबिक तैयारी करते चले जा रहे हैं। रही बात ये कि वो न्यूम सिटी और दूसरी तीसरी चीज़ें, ग्रेटर इसराइल यकीनन इसराइल का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसको अमली जामा पहनाने के लिए इस वक्त जो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक आग लगी हुई है और पूरी दुनिया के अंदर उसने अपनी प्रॉक्सीज जो है मुख्तलिफ शक्लों के अंदर फैलाई हुई हैं। आप 1962, 1967, 72 और उसके बाद 2006 का जो वाक़या हुआ और अभी जो गज़ा वार चल रही है पिछले 1 साल से, उन सारी चीज़ों के पीछे अगर देख लें इसराइल के जो अज़ाइम है वो तो डेफिनेटली वो ग्रेटर इसराइल है। और ये तो उनके जो फौजियों के ऊपर जिस तरह हमारे पाकिस्तान का झंडा होता है तो इसराइल के फौजी के जो बैज होता है झंडे का, तो वो झंडे का वो बैज वही है जो ग्रेटर इसराइल के नक्शे को जाहिर करता है। तो वो अपने अज़ाइम के अंदर पुख्ता है। हमें उनसे शिकायत नहीं करनी चाहिए कि जी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो अपना टारगेट सेट किया, उनकी मजहबी तालीमात ने उनको जो बताया, उनके दानिश्वरों ने, उनके मजहबी पेशवाओं ने जो बताया, वो उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि कुरान में जिस दरख्त का जिक्र था, जी जी उन्होंने वो दरख्त उन्होंने हर जगह लगाया, हमारे भी मानते हैं। हमारे नबी की हदीस है कि जी वो एक दरख्त ऐसा होगा जो उनको पनाह देगा, उसके अलावा दुनिया का हर पत्थर पुकारेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है तुम उसे आके मारो। तो वो हमारे नबी की तालीमात के मुताबिक वो कर रहे हैं। लेकिन बतौर मुसलमान हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम है, सोचने का मकाम है कि क्या जो हमारे नबी की तालीमात हैं हम उस पर अमल कर रहे हैं। दूसरा, उलमा, अहले दानिश, अहले फ़िक्र और जो थिंक टैंक्स हैं दाएं बाजू के, वो तो इन सारी चीज़ों पे खड़े हैं, वो तो बता रहे हैं आपको हर चीज़ कि ये इस तरह होगा। तो क्या हुक्मरान, वो क्या उसने कहा था कि डरते हैं ना नादिम है, हाँ कहने को वो खादिम है, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम है, जिन्हें लाखों बच्चों का लहू नज़र नहीं आ रहा। अभी परसों की जो रिपोर्ट है 55,000 का फिगर क्रॉस कर चुके हैं जो शोहदा हैं गज़ा के। सिर्फ मैं कुदूमी साहब के साथ बैठा था 1 हफ्ता पहले, उन्होंने जो हालात बताए आप यकीन करें रोंगटे खड़े होते हैं कि यार इतना, और हमारे बस में कुछ नहीं है, इसलिए हम सिर्फ रो सकते हैं, हम चिल्ला सकते हैं, तिल मिला सकते हैं। ये भी ईमान की हालत, ये भी ईमान की हालत है। डेफिनेटली आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप उस प्लेटफॉर्म के जरिए आवाज़ बुलंद करके, ये दूसरी हालत है और ये उससे बेहतर हालत है कि आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी हालत में इख्तियार है, ताकत है, वसाइल हैं, वो जब दूसरी चीज़ों के अंदर मगन रहते हैं तो फिर तकलीफ होती है। और वो बच्चे भी आपसे जो है ना वो शिकवा कर रहे हैं कि यार हमारी तरफ भी देखो। ऐसे ही अब हम बहुत सी वीडियोस हमारे सामने आती हैं ना, हम उसको में देखते हैं कि जिस तरह से बच्चे कहते हैं कि अब हमारे ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, हम बिल्कुल ही मतलब सड़कों पर है, ना घर है, ना कुछ भी है, ना रहने की कोई जगह, ना छत है। इसराइली बर्बरियत जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे साहब जारी है और इस लपेट में बहुत से ममालिक है जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। गज़ा है, फ़लस्तीन है, लेबनान है, ईरान है, शाम है और भी बहुत से ममालिक। आप क्या समझते हैं जो इसराइल के हक में जो जिन हमायती ममालिक हैं उसके मगरबी ममालिक की पॉलिसीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से वो परवान चढ़ रही हैं और हिमायत कर रही हैं? बिल्कुल देखिए, मगरबी ममालिक का जब हम बात करते हैं ना, मगरब के अंदर तो बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन जब ये टर्म यूज़ की जाती है इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स के अंदर, उससे मुराद सिर्फ यूके और यूएस से ही होता है। अगर तमाम मगरबी ममालिक की बात करें तो आपको इल्म में है कि ये इस 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो एक सारा एक मंजरनामा बना है। शुरू में तो जर्मनी का चांसलर भी इजराइल गया और फ्रांस का वजीर खारजा भी गया और दीगर ममालिक के लोग भी वहाँ गए। उन्होंने जाके बड़ा एक इजराइल के साथ इजहार यकजहती किया, बल्कि जो अमेरिका के वज़ीर दिफा थे, वज़ीर दिफा नहीं सॉरी ये ब्लिंकन, ये गए, उन्होंने वहाँ जाके कहा कि मैं यहाँ पे उसके तौर पे नहीं आया, वज़ीर के तौर पे नहीं आया, बल्कि मैं यहूदी के तौर पे आया हूँ आप लोगों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। लेकिन वहीं पे जब ये जेनोसाइड बढ़ा तो आयरलैंड ने मुखालफत की इसराइल की आलमी अदालत इंसाफ के अंदर, पोलैंड ने की और दीगर कई ममालिक ऐसे हैं जो मगरिब में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इसराइल की सख्त मुखालफत की। लेकिन यूके उसी तरह स्टैंड कर रहा है, यूएसए उसी तरह स्टैंड कर रहा है। अभी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी उन्होंने, मिसाइल की आपने तस्करा किया कि जी
वो पाकिस्तान जो दूर तक मार करने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जवाब क्या दिया कि 7,000 किलोमीटर वाले का भी तजर्बा फ़ौरन कर दिया। लेकिन जो ताकत का तवाज़न मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। इजराइल मुसलसल परवान चढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, जबकि अरब ममालिक के अंदर, अभी शाम के अंदर देखें आप, इतना क्राइसिस, और उसी शाम में, और ये वाहिद खित्ता है दुनिया के अंदर जहाँ पे अमेरिका और रूस बैक वक्त मौजूद है। शाम में तरतूस के अंदर रूस मौजूद है, समीमी में रूस मौजूद है, हमस के अंदर अमेरिका मौजूद है, कुर्दों के जो इलाके हैं वहाँ पे कई अमेरिकी छोटे छोटे अड्डे मौजूद हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमारे तबाहाल मुल्कों को भी नज़र रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी और रशियन अड्डे बैक वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ इसराइल को एक शुतर बेमहार की तरह छोड़ा हुआ है, उसका जो जी चाहता है। अभी ये जो पाबंदी लगाई हम पे, इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि इराक वाले उस वक़ूए में भी इन्होंने तस्करा करके और 10 लाख लोग कत्ल कर दी, और बाद में यूके ने कहा जी हम माजरत खां हैं कि हमें वहां पे कोई सबूत नहीं मिला। अब यही लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल किया है, लेकिन जो असल में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज हो रहे हैं गजा के अंदर, वहाँ पे बात ही नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा। वो जो मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें हमारे साथ 20-25 साल पहले हो जाती है अगर हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने तगड़े ना होते। बिल्कुल ऐसे। कहीं ना कहीं पे उनको डर है कि ये कुछ ना कुछ हमें आंखें दिखा सकते हैं, इस वजह से वो पीछे हो गए। सर, आपने बात की पूरे खित्ते की, खित्ते में सिर्फ 3-4 ममालिक, कुर्दों वाली बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की कि कुर्द अगर तुर्क के साथ लगते हैं तो वहाँ पे भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, कुर्द किसी और मुल्क के साथ लगते हैं वहाँ पे भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। मैं सिर्फ आपको 3 ममालिक गिनाता हूँ, यूएई, ओमान, कतर और चौथा आपका सऊदीया। इनके अलावा खित्ते में स्टेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही, हर जगह पे इंस्टेबिलिटी है, या तो जंगी इंस्टेबिलिटी है या फिर इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है। बड़ा अहम सवाल आपने किया कि इन खित्तों में जो स्टेबिलिटी है वो नज़र आती, इस खित्ते में इन ममालिक में सिर्फ नज़र आती है, बाकी कहीं जगह नज़र नहीं आती। अब देखें, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जो ज़्यादा पीछे नहीं, 2003 के अंदर भी जो इराक के ऊपर चढ़ाई की अमेरिका ने या यूके ने, सबने मिलकर, नेटो अफवाज ने, उसके पीछे बेसिक मकसद क्या था? इराक के अंदर जो ज़ेर ज़मीन ज़खायर थे तेल के, उन पर कंट्रोल हासिल करना, और अब उनके कंट्रोल में वो उससे जैसा चाहते हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि सदाम हुसैन के होते हुए पॉसिबल नहीं था। लीबिया के साथ क्या हुआ? आपने तस्करा किया कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये सिक्योरिटी इदारे ना होते तो पाकिस्तान का हाल वही होता। पाकिस्तान का बहुत पहले ये हाल हो चुका होता, लेकिन 2011 से जो अरब बिहार एक शुरू हुई थी, उसके अंदर कितने ममालिक लपेट के अंदर आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज रहा। पाकिस्तान में भी बहुत कोशिशें हुई, हाल ही में अगर आप पीछे देखें तो बहुत कोशिशें हुई फेक न्यूज़ की बुनियाद पर। पंजाब कॉरिडोर वाला वाक़या एक ऐसा था कि वो चिंगारी थी जिसने आग पकड़ी, लेकिन हमारे इदारों ने बर वक्त उस आग पे काबू पाया और उसको बड़े आसान अंदाज में हैंडल करते हुए ख़त्म किया। इन खित्तों के अंदर जो आपको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, यूएई का तस्करा किया आपने, कतर का तस्करा किया, सऊदी अरब का तस्करा किया, ये जो गजा के अंदर, उसके बाद शाम के अंदर, उसके बाद यमन के अंदर जो आग लगी हुई है, अगर इस आग पे हम मुसलमानों के संजीदा अरबाब फ़िक्र नज़र ना बैठे, इसको बुझाने की कोशिश ना की गई, तो इसराइल के बेसिकली जो अज़ाइम हैं वो इस पूरे खित्ते की जो एक कुदरती वसाइल की दौलत है, जो पूरी दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलती, 50% से ज़ायद इसी खित्ते के अंदर पाई जाती है, और मुसलमानों के पास है, खित्ता मुसलमानों के कंट्रोल के अंदर है, और इसी कुदरती वसाइल की दौलत से ही ये ममालिक जो है ना स्टेबल है। तो बेसिकली नज़र इसी पे है। तो अगर हम इस पे ना बैठे, हम संजीदगी से इस पे गौर ना किया, तो फिर चंद सालों बाद साहब अनस्टेबिलिटी भी तभी है, मतलब आप देखें कि जिस तरह से इसराइल की हिमायत इतनी ज़्यादा जारी है, और इसराइल को वही ममालिक रोक सकते हैं जो उसकी हिमायत कर रहे हैं, जैसे हमने बात की यूएस की, यूके की, सारे की। लेकिन अब बात यह है कि जिस तरह से अब ये तमाम सूरत हाल आगे जा रही है, हम बात कर रहे थे एंड अप की, तो आपको क्या लगता है कि ये हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं या बढ़ चुके हैं? तीसरी जंग अजीम तो अब आपको पता है कि डॉक्टर इसरार साहब जिसका जिक्र करते हो, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप 100 साल 200 साल पीछे चले जाएं तो 2-2 3-3 4-4 लाख फौजें निकलती थी। पहली जंग अजीम के अंदर जो है ना वो 20 मिलियन से ज़ायद अफवाज थी, जो बल्कि दूसरी जंग अजीम के अंदर 3 करोड़ फौज तो सिर्फ रूस ने निकाली थी। हमारे पास 1 मिनट है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें तो अब मैदान के अंदर फौजी निकालने से ज़्यादा जो फोकस है वो डिजिटलाइजेशन और तैयारों के जरिए उन चीज़ों की तरफ। तीसरी जंग अजीम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अब ये किस मकाम तक जाती है और कब तक जाती है ये देखने की चीज़ें, और इसके अंदर हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं बतौर मुसलमान। और अहादीस की रोशनी में हमें अपने अहले इल्म के पास बैठ के, उलमा के पास बैठ के, अहले दानिश और डॉक्टर इसरार जैसे खुसूसन जो लोग अब मौजूद हैं, जो
दुनिया के मंजरनामे को नजर रख के उसके मुताबिक कुरान और हदीस आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। उनके पास बैठ के सीखने की कोशिश है कि हम क्या कर सकते हैं और अपना किरदार बेहतर तरीके से कैसे अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और thank you किस so तरह much. से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था जिस रिलेटेड हम बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आज के सेगमेंट्स, आज के टॉपिक्स आपको बहुत पसंद आए होंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मुझे, हसनैन को और हमारे साथ हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे मजेदार सेगमेंट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।